हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग एचपीसीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका जो पेपर था 11 अगस्त 2021 को पूछा गया था, दैट मीन्स जो कंडक्ट किया गया था उसी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले थे। इसमें जो टोटल क्वेश्चन थे टेक्निकल में से वो थे 85 क्वेश्चन। उन सारे 85 क्वेश्चन को हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले कि किस तरीके से प्रीवियसली एचपीसीएल ने क्वेश्चन पूछे। काफ़ी इंटरेस्टिंग करने वाला है आपके आने वाले हर एक एग्जामिनेशन, चाहे वो यूपीसीएल हो, महाट्रांस को या फिर अदर कोई एग्जामिनेशन। ये पेपर के जो क्वेश्चन है ये एनालाइज करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि ये रिसेंट ईयर के पेपर है। आपको क्वेश्चंस का पूछने का तरीका, इन सब सारी चीज़ों का आपको इसमें से जानकारी मिलती रहती है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग आज के सेशन में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हुए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नॉट बोला गया है, इसलिए आपको पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स की बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म स्केल, यूज्ड फॉर डीसी मेजरमेंट ओनली, नो हिस्टैरिसीस लॉसेस एंड हाई एक्यूरेसी। तो इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट की, तो वो है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्केल। ठीक है, ये हमारा इट इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट गाइस। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। और इसकी जो स्केल रहती है वो यूनिफॉर्म रहती है, ना कि नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए विल नॉट बी अ वैलिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 2 क्वाड्रेंट टाइप बी चॉपर ऑपरेट्स इन अ डैश। ठीक है, 2 क्वाड्रेंट टाइप बी चॉपर पूछा गया। मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया गया जो आपको चॉपर के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो आपका जो उसका सर्किट डायग्राम है, उसको कौन से टाइप के डायरेक्टली सर्किट डायग्राम दिया जाता है आपको, और आपको पूछा था कि ये कौन सा टाइप ऑफ चॉपर है, या फिर उसके क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन पूछा थे। ऐसे मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया। तो आप एक बार चॉपर के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में काफ़ी बार बनता है। ठीक है, 2 क्वाड्रेंट चॉपर जो है, ठीक है, जो हम लोग कह सकते हैं 2 क्वाड्रेंट चॉपर जो टाइप बी चॉपर रहता है, ठीक है, वो हमारे कौन से क्वाड्रेंट में वर्क करता है, ये हमारे फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्क करता है। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड, और ये हो गया हमारा फोर्थ। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा फर्स्ट और फोर्थ, यहाँ पे हमारे पास में एक्स वाई एक्सिस पे क्या रहता है वी नॉट, और एक्सिस पे रहता है हमारे पास में आई नॉट। तो ये हमारे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट पे वर्क करते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, 2 क्वाड्रेंट टाइप बी चॉपर ऑपरेट्स इन अ फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपोनेंशियल सिग्नल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, एक्सपोनेंशियल सिग्नल ये किसका एग्जाम्पल है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा क्या। देखिए यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन क्या है, डिटर्मिनिस्टिक एंड पीरियोडिक, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन पीरियोडिक, रैंडम एंड पीरियोडिक, रैंडम एंड नॉन पीरियोडिक। तो जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल है गाइस, ये हमारा एक एग्जाम्पल है डिटर्मिनिस्टिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल का। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले तो बता देता हूँ, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल मतलब क्या होता है कि ऐसा सिग्नल जहाँ पे हमें कोई भी सर्टेनिटी, जहाँ पे कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू उसकी वैल्यू। ठीक है, ऐसे सिग्नल के अगर हम लोग एग्जांपल बात करते हैं तो जैसे कि कॉस ऑफ टी हो गया, उसके बाद में हमारा साइन टी हो गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं ई रेज़्ड टू पावर ए टी, ये हो गया हमारे पास में डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल मतलब कि ऐसे सिग्नल जिनका बिहेवियर जो है वो रैंडम रहता है, जो कि प्रेडिक्टेबल नहीं रहता है। ठीक है, तो ये उसके जो एग्जाम्पल रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में थर्मल नॉइज जनरेट जो होती है, ठीक है, वो एक हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल का एक हमारा एग्जाम्पल रह सकता है। ओके, अगर हम लोग पीरियोडिक सिग्नल की बात करते हैं तो साइन टी, ठीक है, ये होता है हमारे पास में साइन टी, कॉस टी, ये होता है हमारे पास में पीरियोडिक सिग्नल, जो हर एक सेम इंटरवल के बाद हमारे पास रिपीट होता है। ठीक है, वो उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक सिग्नल। नॉन पीरियोडिक सिग्नल दैट मीन्स जो ये नहीं होते। लेकिन इसमें क्या बोला गया है हमारे पास में, ऐसा एक्सपोनेंशियल सिग्नल ये क्या है हमारा एग्जांपल, ये हमारे पास में डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन पीरियोडिक। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एम्पलीट्यूड ऑफ अ असिमेट्रिक सिग्नल इज व्हाट। ठीक है, असिमेट्रिक सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे एंटीसिमेट्रिक है, हमने गलती से असिमेट्रिक बोल दिया। एम्पलीट्यूड ऑफ एंटीसिमेट्रिक सिग्नल इज व्हाट। ओके, तो देखिए सिमेट्रिक सिग्नल रहते हैं और एंटीसिमेट्रिक सिग्नल। देखिए, जिसको सिमेट्रिक सिग्नल रहते हैं उसको हम लोग कौन सा सिग्नल कहते हैं गाइस, इवन सिग्नल, उसको हम लोग कहते हैं इवन सिग्नल। ठीक है, और जो एंटीसिमेट्रिक रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑड सिग्नल। ठीक है, तो जो एम्पलीट्यूड रहता है एंटीसिमेट्रिक सिग्नल का, ठीक है, उसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो हमारे हमेशा जीरो रहेगा एट द ओरिजिन। ध्यान में रखना का ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो उसका एम्पलीट्यूड रहेगा, ठीक है, वो जीरो रहेगा एट ओरिजिन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा इस। ओके, और एंटीसिमेट्रिक को हम लोग क्या कहते हैं, ऑड सिग्नल कहते हैं। ओके, और सिमेट्रिक सिग्नल को हम लोग इवन सिग्नल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो वो उसका देखिए इवन सिग्नल का जो कंडीशन रहता है वो कौन सा करेक्टर रहता है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स ऑफ माइनस टी। ठीक है, ये सेटिस्फाई करना चाहिए उसने कंडीशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया सिमेट्रिक सिग्नल का हमारे पास में कॉस टी का। ठीक है, और जो हमारा ऑड सिग्नल रहता है, ठीक है, उसने कौन सा एग्जांपल, उसने कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू क्या, माइनस एक्स ऑफ माइनस टी।
ओके ये होता है हमारा ऑड के लिए। ओके ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ एंटी सिमेट्रिक, ना कि असिमेट्रिक था, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ एंटी सिमेट्रिक सिग्नल इज ऑलवेज 0 एट द ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पावर प्लांट हैज अ एनुअल फैक्टर गिवन एज अ डैश, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको सेशन भी बताया था गाइस, मैं आपको उसको जो थंबनेल आपको रिकमेंड कर देता हूँ कि उसमें से आपको मैंने बताया था कि 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं, और ये सेम क्वेश्चन आपको वहाँ से पूछा गया। और वो एक सेशन देख लोगे तो ये जो इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन जो रहता है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन जो रहता है, जहाँ पे आपको लोड फैक्टर हो गया, कैपेसिटी फैक्टर हो गया, यूज फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हो गया, रिजर्व कैपेसिटी किस तरीके से निकाली, सारे न्यूमेरिकल्स और उसके फंडामेंटल भी बताए। और आगे आने वाले हर एक एग्जामिनेशन के लिए जो भी थ्योरी पूछी जाने वाली है, जैसे कि लोड फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्या इसका महत्व होता है, उसके बढ़ने या फिर घटने से क्या क्या चीज़ें होती है, क्या इफेक्ट आता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आजकल एग्जामिनेशन में पूछ रहे थे, वो भी मैंने पढ़ा है, वो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिएगा, मैं आपको इसके बाद में बताता हूँ। हालांकि अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द रिजर्व कैपेसिटी ओवर एंड अबव द पीक लोड। ओके देखिए लोड फैक्टर हमारे पास में, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है, ओके, मैक्सिमम डिमांड भी हमारे पास में गिवन है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली एवरेज डिमांड निकाल सकते हैं, ठीक है। एवरेज डिमांड हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, अगर हमारे पास में लोड फैक्टर का फॉर्मूला पता है, लोड फैक्टर इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में, एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ओके अब देखिए लोड फैक्टर हमारे पास कितना गिवन है, यहाँ पे देखिए 70% है, विच इज हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे 0.7 इक्वल्स टू एवरेज डिमांड, ओके, डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड है, ठीक है। द मैक्सिमम डिमांड इज 20 मेगावाट, इसको डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे 20 मेगावाट लिख सकते हैं। 20 इंटू 0.7 कितना हो जाएगा हमारे पास 14, ठीक है। तो जो एवरेज डिमांड का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगेन रिपीटेटिव लिखने से बेटर है। एवरेज डिमांड का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास में 14 मेगावाट, ठीक है। लेट्स हाईलाइट दिस सो दैट आप लोग काफ़ी क्विकली इसको पिकअप कर सके, ठीक है। कैपेसिटी फैक्टर हमारे पास में 50%, लेट्स इरेज दिस वंस अगेन, ओके। तो हम लोग जो कैपेसिटी फैक्टर है, ठीक है, तो उसको हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, आई विल चेंज द कलर गाइस, ओके। कैपेसिटी फैक्टर को हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, हम लोग एवरेज डिमांड, ठीक है, एवरेज डिमांड डिवाइड बाय प्लांट कैपेसिटी, ओके। तो प्लांट कैपेसिटी हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास में कैपेसिटी फैक्टर गिवन है जो कि हमारे पास में 0.5, एवरेज डिमांड भी अभी हमने निकाल लिया 14 मेगावाट, डिवाइड बाय हम लोग प्लांट कैपेसिटी जो हमें पता करना है, ठीक है। तो 14 को अगर हम 0.5 से डिवाइड करते हैं या फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वन एंड द सेम हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास में जो प्लांट की कैपेसिटी है वो कितनी है, 28 मेगावाट की, ठीक है। देखिए एम को लिखना मतलब क्या होता है गाइस, ये होता है कैपिटल एम, ये उसको हम लोग कहते हैं मेगा, और स्मॉल एम लिख ले तो वो होता है हमारे पास में मिली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, अगर हम लोग जल्दबाजी में स्मॉल एम भी लिख रहे तो यू शुड ऑलवेज कंसिडर, और इट इज़ अ स्टैंडर्ड नोटेशन कि आप जो अगर कैपिटल में लिखते हो लेटर तो इट इज़ कॉल्ड एज अ मेगा, ठीक है। अगर एम स्मॉल आता है तो वो हमारे पास में मिली में कंसिडर हो जाता है, 10⁻³ में, इसको 10⁻⁶ में हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये आपको छोटी मोटी चीज़ें जो है ध्यान में रखनी होगी, इसके स्टैंडर्ड नोटेशन भी होती है, ठीक है। लिखते वक्त आपको गलती ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी बार हम लोग इस तरीके से कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन हालांकि काफ़ी कम गुंजाइश होती है क्योंकि हम लोग इसको मिली तो कंसिडर नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है मेगावाट ही कंसिडर करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट भी आपके स्टैंडर्ड नोटेशंस होनी चाहिए, ठीक है। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द प्लांट कैपेसिटी, और अभी हमें क्या पूछा गया कि रिजर्व कैपेसिटी पूछी गई। आपको एक चीज़ मैंने काफ़ी बार बताई गई, इसकी रिजर्व कैपेसिटी मतलब क्या थी, ऐसा हिस्सा, ठीक है, जो प्लांट कैपेसिटी में से अगर हम लोग माइनस मैक्सिमम डिमांड करते हैं, ठीक है। रिजर्व कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं कि जो प्लांट की टोटल कैपेसिटी होती है उसमें से अगर हमारे पास में मैक्सिमम डिमांड, जितनी मैक्सिमम डिमांड जा सकती है सिस्टम की पावर प्लांट की, उसको अगर हम लोग माइनस कर दें, ठीक है। 20 प्लांट कैपेसिटी कितना है 28 माइनस मैक्सिमम डिमांड कितनी है हमारे पास में, देखिए ये मैक्सिमम डिमांड हमारे पास में ऑलरेडी बताया गया था 20 मेगावाट है, ठीक है। इस 20 को अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो दैट मीन्स 8 मेगावाट, ये रहेगा हमारे पास में रिजर्व। दैट मीन्स ये जो पावर स्टेशन है हमारा रिजर्व कितना रखेगा, 8 मेगावाट का जो कैपेसिटी है उसका वो रिजर्व में रखेगा, ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी कंडीशंस, ओके। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, हम लोग काफ़ी ईजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या है और कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का। इसके लिए मैं आपको सेशन रिकमेंड करता हूँ गाइस, वेट अ सेकंड। ये जो यहाँ पे आप सेशन देख रहे होंगे इकोनॉमिक्स ऑफ पावर सेशन में, यहाँ पे मैंने मेंशन भी करके रखा है स्पेसिफिकली, इस वीडियो से 2 से 3 प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाएंगे करके, और ये हमेशा पूछे जाते ही है, ठीक है। तो ये सेशन आपको जाके देखना होगा, इस हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, या फिर अगर आपको इसके लिंक चाहिए होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी इसकी जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इसको डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा, इस तरीके से जो क्वेश्चन रहते हैं वो डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन से बन जाएंगे, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक सेशन है यूट्यूब के ऊपर अभी तक इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन का, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया, एन आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ 1/√6 पाई पिकोफैरेड, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर टू प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 किलो, ठीक है। एक हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी पूछा गया, ठीक है, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का, अगर उसका फॉर्मूला पता है तो हम लोग डायरेक्टली कैपेसिटर का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू √1 बाय, ठीक है, ट्वाइस बाय आर सी √6 हर्ट्ज। ओके, देखिए फ्रीक्वेंसी हमें कितना पूछा गया डायरेक्टली, जो कितना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा 1000 किलोवाट, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। इंस्टेड हम लोग डायरेक्टली सी का वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पाई इंटू आर। आर का वैल्यू कितना है हमारे पास में, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। आर का ही वैल्यू हमें फाइंड आउट कैलकुलेट करना है, तो हम लोग डायरेक्टली आर लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे गलती से क्या सी को कंसिडर कर लिया, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी गिवन एज कैपेसिटेंस एज 1/√6 पाई, ठीक है। तो हमारे पास में डायरेक्टली रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें आर का वैल्यू निकालना है। ओके, लेट्स कंसिडर दिस, ठीक है। सी का वैल्यू कितना है, 1/, ठीक है, √6 पाई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, देखिए पिको फैरेड है तो हम लोग किसको 10⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली वैल्यू, फ्रीक्वेंसी एफ कितना है 1000 किलो हर्ट्ज इंटू 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ऐसे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो √6 है, ठीक है, ये √6 यहाँ पे हमने लिख लिया, अभी ये भी कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या था हमारा, बेसिकली 1/2 पाई आर सी √6, ये √6 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाता है, पाई से पाई भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो हमारे जो आर का वैल्यू बनता है इस केस में वो आएगा हमारे पास में 500 ओम्स। ओके, विच विल इन विच ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन बी में 500 किलो ओम्स गिवन है। ओके, बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ थेवेनिन्स रेजिस्टेंस आरटीएच फॉर द सर्किट टू द लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल ए बी के टर्मिनल के लेफ्ट पे साइड में जो भी हमारे पास में सर्किट गिवन है, इसका हमें थेवेनिन्स रेजिस्टेंस पता करना है। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे लाइक दिस, तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और हमारे पास में जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज है जो हमारे यहाँ पे गिवन है, इसको हम लोग ओपन सर्किट करेंगे, तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा इसके, ठीक है। और इसको हम लोग ये ओपन करेंगे, तो हमारे पास में जो सर्किटरी बनी गई, यहाँ पे एक 4 ओम्स का रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। ये तो हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करके रख दिया। ओके, यहाँ पे हमारा 12 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे जो है 1 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है। तो ये ए और बी का टर्मिनल है। हमारे पास यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है। सिंपल है गाइस, 4 × 12/4 + 12 कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 48, ठीक है, और यहाँ पे 16, ठीक है। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ओके, जो 3 और ओम्स का रेजिस्टेंस है 1 ओम्स के रेजिस्टेंस के साथ में ऐड अप होकर हमारे पास में 4 ओम्स इसका आरटीएच का वैल्यू आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर प्राइमरीली यूज्ड एज। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसका जो टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप जो इंस्ट्रूमेंट्स है, पर्टिकुलरली हम लोग वैटमीटर में यूज करते हैं, ओम मीटर में यूज करते हैं, वोल्ट मीटर में या फिर एमीटर में, ठीक है। तो वो हम लोग वोल्ट मीटर में जनरली यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर प्राइमरीली यूज्ड एज अ वोल्ट मीटर, यूज्ड इन अ वोल्ट मीटर। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए, और ये जो दोनों क्वांटिटी दैट मीन्स एसी एज वेल एज डीसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, अब सिर्फ जो केमिकल इफेक्ट रहता है जिसके ऊपर जो एम्पियर आर, ठीक है, एम्पियर आर मीटर रहता है, वो हमारा जो है डीसी करंट के लिए, हमारा डीसी सिग्नल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसकी फंडामेंटल वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अल्टरनेटर हैज अ पर यूनिट इंपिडेंस ऑफ 0.9 पर यूनिट टू अ बेस ऑफ 20 MVA 33 kV, then the per unit impedance to the base of a 60 MVA and 11 kV will be what? सिंपल है गाइस, ठीक है। XPU हमें पता करना है न्यू। ओके, तो हम लोग उस तरीके से डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया, अल्टरनेटर का पर यूनिट इंपेडेंस है 0.9 पर यूनिट, ठीक है, एंड बेस है उसका 20 MVA 33 kV का, तो हमें पर यूनिट इंपेडेंस पता करना है 60 MVA के बेस के लिए और 11 kV के लिए कितना हो जाएगा करके, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल पाएंगे XPU। ओके, मैं इसका फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ गाइस साइड बाय साइड। XPU न्यू, ये क्या होता है, इक्वल्स टू, ध्यान में रखिएगा, XPU ओल्ड मतलब ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय KV बेस। ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्टली पूछा जाता है एज ए क्वेश्चन करके, तो ये बात ध्यान में रखनी होगी। KV न्यू इसका होल स्क्वायर रहता है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय MVA न्यू टू MVA बेस, MVA ओल्ड, ठीक है। यहाँ पे KVA बेस या फिर अब डिवाइडेड बाय KV न्यू रहता है, इसका होल स्क्वायर। इसमें हम लोग सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते गाइस। ओके,
तो जो XPU ओल्ड था वो हमारे पास में 0.9 था, लेट्स ऐड दोज वैल्यूज विच इज़ 0.9 मल्टीप्लाइड बाय हम लोग क्या करेंगे KV बेस कितना है हमारे पास में, ठीक है, वो है हमारे पास में 33, ओके 33 जो पुराना था हमारे पास में बेस वैल्यूज थी 33 डिवाइड बाय हमारे पास में KV न्यू कितना है हमारे पास में 11 है, ओके इसका होल स्क्वायर करेंगे तो MVA न्यू कितना है हमारे पास का 60 है, ठीक है ये बात ध्यान में रखने की 60 और MVA ओल्ड कितना था हमारे पास में 20, ठीक है इसको हम लोग सॉल्व करते आ जाएगा हमारे पास में 3 जा, ओके ये आ जाएगा हमारे पास में 3 जा और ये भी आ जाएगा हमारे पास में 3 जा 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 × 3 27 × 0.9, ठीक है तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 27। अब मुझे बताइए 27 का जो 10% होता है, ठीक है 10% पर कितना हो जाएगा 2.7, इसमें से माइनस कर दीजिएगा -2.7 तो आपको जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा 24.3। सिंपल है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ अ टैरिफ वॉज प्रपोज बाय जॉन हॉपकिंसन। ठीक है, जॉन हॉपकिंसन द्वारा इसमें से कौन सी जो टैरिफ के मेथड है वो प्रपोज की गई थी, ठीक है, लाई गई थी, तो उसको हम लोग कहते हैं गाइस 2 पार्ट टैरिफ। ठीक है, सिंपल नाम पूछा गया था आपको, क्या है अलग अलग टैरिफ के जो पार्ट्स रहते हैं गाइस। 2 पार्ट टैरिफ में हमारे पास जो टोटल चार्ज रहता है, ठीक है, रुपीज़ में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या रहता है बी इंटू, ठीक है, बी इंटू किलोवाट प्लस सी इंटू किलोवाट आवर। ठीक है, यहाँ पे बी और बी क्या हो गया हमारा चार्ज पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड, और सी क्या हो गया ये चार्ज पर किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करते हैं मतलब क्या होता है हम लोग टाइम के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो 2 पार्ट टैरिफ है उसको हम लोग हम लोग कह सकते हैं किसने प्रपोज किया था, तो ये है हमारा जॉन हॉपकिंसन द्वारा इसको प्रपोज किया था, या फिर हम लोग इसको हॉपकिंसन डिमांड रेट करके भी कहते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है, इसके जो अल्टरनेटिव नाम है इसके पर इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। ठीक है, तो आप जो स्टडी करते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है गाइस। इसके जो अल्टरनेटिव नेम रहते हैं, कोई भी पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी होगी या फिर कोई भी चीज़ होगी तो उसका आपके जो अल्टरनेट नाम भी दिए जाते हैं वो भी आपको पता होना जरूरी है। इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जामिनेशन में। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 200 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विद अ वोल्टेज रेशियो ऑफ 6600/660 वोल्ट्स हैज अ फॉलोइंग वाइंडिंग रेजिस्टेंसेस। ठीक है, जिसमें हमारे पास में R1 का वैल्यू गिवन है और R2 का वैल्यू गिवन है। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द रेजिस्टेंस रेफर टू द हाई वोल्टेज वाइंडिंग। हाई वोल्टेज वाइंडिंग के लिए जो रेफर किए गए हमारे पास में रेजिस्टेंस वैल्यू पता करना है। ओके, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे आर इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालना है। आर इक्विवेलेंट का हमें इस केस में वैल्यू निकालना है, तो R1 प्लस हम लोग क्या करेंगे N1/N2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R2। क्या बोला गया, रेजिस्टेंस इज रेफर्ड टू हाई वोल्टेज वाइंडिंग। अब देखिए हाई वोल्टेज वाइंडिंग मतलब ये होगी हमारे पास में प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, इसलिए हम लोग इस R2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे K² से। ठीक है, N1/N2 जिसको हम लोग कहेंगे रेशियो भी होता है हमारे पास में इसका 66। ठीक है, 6600/660। ठीक है, यही होता है हमारे पास में N1/N2। ठीक है, विच इज इक्वल टू बेसिकली V1/V2। ठीक है, V1/V2, लेकिन ये भी रेशियो रहता है हमारे पास में N1/N2 का। ठीक है, तो N1/N2 का रेशियो हम लोग यहाँ पे ये कंसिडर कर सकते हैं। R1 का वैल्यू कितना है 1.75 प्लस N1/N2 का रेशियो कितना हमारा डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते गाइस, ये आ जाएगा हमारे पास में 10। ठीक है, डायरेक्टली 10 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में 100 मल्टीप्लाइड बाय R2। R2 इज गिवन एज अ 0.015। ओके, तो हम लोग इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास में 3.25 ohms। ओके, विच विल द वैल्यूज आर इक्विवेलेंट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इन केस ऑफ अ स्केलिंग ऑफ अ वेक्टर। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इन द केस ऑफ अ स्केलिंग ऑफ अ वेक्टर लेट अल्फा बी द स्केलर with which the vector is multiplied. If the alpha is equals to -1 it means, ठीक है, स्केलिंग ऑफ वेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हमारा स्केलर है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास में वेक्टर मल्टीप्लाई किया गया उसी के साथ, तो अगर अल्फा का ही वैल्यू हमारे पास में -1 है, ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन जो दैट मीन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में अल्फा इज इक्वल्स टू -1 है और उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई किया गया। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूअल ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम इज, काफी सिंपल है गाइस, अब देखते ही आप इसको मार्क कर सकते हो आंसर को। नॉर्टन थ्योरम का जो ड्यूअल होता है वो होता है हमारे पास थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, नॉर्टन थ्योरम में हमारे पास में क्या क्या रहता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और थेवेनिन्स थ्योरम में हम लोग कौन से वैल्यूज निकालते हैं और नॉर्टन थ्योरम में हम लोग कौन से वैल्यूज निकालते हैं इक्विवेलेंट, ये मुझे बताइएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली चेकआउट करूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन ऑयल सर्किट ब्रेकर ड्यू टू हीट ऑयल डिकम्पोजेज एंड द गैसेज आर लिबरेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूजुअली नॉट लिबरेटेड इन दिस प्रोसेस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर हीट जनरेशन के कारण ऑयल डिकम्पोज होता है और गैसेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है, गैसेज आर लिबरेटेड, ओके, ठीक है, गैसेज हमारी फ्री हो जाते हैं। तो इसमें से कौन सी गैस जो है वो इसमें से नहीं निकलती, तो यहाँ पे हमारे पास में अमोनिया, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन समटाइम्स रेफर्ड एज अ ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स। इसमें से कौन सा जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है, काफी सिंपल है, फाई इज इक्वल्स टू एन आई बाय एस, मैंने आपको काफी बार बताया गाइस, ठीक है। ओम्स लॉ में क्या बताता है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, ठीक है। तो आई क्या होता है गाइस, अगर हम लोग मैग्नेटिक सर्किट में बात करते हैं तो ये एज अ फ्लक्स करके बिहेव करता है। रिलेक्टेंस मतलब क्या होता है, एस होता है, और V मतलब क्या होता है गाइस, ठीक है, V मतलब होता है ये होता है MMF, ठीक है, NI जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसी को एज इट इज रिप्रेजेंट करना चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, I इज इक्वल्स टू V बाय आर, ये होता है एनालॉजी, ठीक है, एनालॉगस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट का एनालॉजी। जैसे EMF रहता है हमारे पास में वोल्टेज, ठीक है, और इलेक्ट्रिक सर्किट में उस तरीके से हमारे पास में MMF रहता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स मैग्नेटिक सर्किट में जैसे हमारे पास में रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है, जो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, उसी तरीके से हम पे हमारे पास में रिलक्टेंस रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास में करंट रहता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी तरीके से फ्लक्सेस फ्लो होते हैं हमारे पास में मैग्नेटिक सर्किट के अंदर। तो ये बात ध्यान में रखने की, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन 3 कोर केबल देर आर डैश कैपेसिटेंसेस फॉर्म, ठीक है, 3 कोर केबल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितने कैपेसिटेंसेस फॉर्म होंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 कोर अंडरग्राउंड केबल में हमारे पास अगर हम लोग इस तरीके से 3 कोर बनाते हैं, ठीक है, तो एक जो है इन दोनों के बीच में लाइक डेल्टा फॉर्म हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से, ओके, ये तो उनका रिस्पेक्टिव रहता ही रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो आउटर रहता है इसी के साथ भी इनके साथ एक रिस्पेक्टिव एक कैपेसिटेंसेस फॉर्म होते हैं, ठीक है। नाउ इफ यू कैलकुलेट कितने हमारे पास में कैपेसिटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स देयर आर 6 कैपेसिटेंसेस फॉर्म। एक कौन सा हो गया, एक कोर टू कोर हो गया, ये कोर टू कोर हो गया, ये रेड जो मैंने मार्क करके दीज आर कोर, नथिंग बट, ओके, दीज आर द कोर्स, ओके, और एक कोर टू शीथ, ये जो आउटर रहती है गाइस ये होती है हमारे पास शीट, ठीक है। तो इस तरीके से 3 और 3 मिलाते हुए हमारे पास 6 कैपेसिटेंसेस फॉर्म हो जाते हैं 3 कोर केबल के अंदर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और काफी फंडामेंटल क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन क्या है, सिंपल है, इन अ 3-phase 4-pole इंडक्शन मोटर इज सप्लाइड फ्रॉम अ 50 हर्ट्ज सोर्स, फाइंड द रोटर फ्रीक्वेंसी व्हेन द रोटर रन्स एट 600 आरपीएम। सिंपल है गाइस, ठीक है, नंबर ऑफ पोल बताया गया 4 पोल है, ठीक है, और अगर हमारे पास में रोटर फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करने की, अगर हमारा रोटर रन हो रहा है 600 आरपीएम के ऊपर, तो हम लोग डायरेक्टली स्लिप निकाल सकते हैं गाइस। सबसे पहले तो हम लोग सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेते हैं, NS क्या हो जाएगा हमारे पास में 120 इंटू एफ बाई पी, 120 इंटू एफ विच इज 50 हर्ट्ज गिवन है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स कितना है 4, 1500 आरपीएम में यहाँ पे वैल्यू आ जाता है सिंक्रोनस स्पीड का। और यहाँ पे स्लिप की वैल्यू पूछी गई, S इज इक्वल्स टू व्हाट, NS माइनस NR अपॉन NS विच इज इक्वल्स टू 1500 माइनस, अभी यहाँ पे रोटर कितने स्पीड पर रन है 600 पे, ठीक है, डिवाइड बाय हम लोग यहाँ पे 1500 करेंगे, इसका जो वैल्यू बनेगा वो आएगा 6, ठीक है, 0.6। ये आगे स्लिप। अब आपको पता है कि जो रोटर फ्रीक्वेंसी हम लोग किस तरीके से पता करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, काफी सिंपल है, स्लिप टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्लिप कितना है हमारे पास 0.6 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितने हैं हमारे पास 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज इंटू 0.6, ठीक है। तो हम लोग 0.6 को किस तरीके से लिखते हैं 50 इंटू 3/5 भी लिख सकते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू 3 विल बी 30 हर्ट्ज। सिंपल है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कन्वर्ट द B68 टू द बेस 16 इंटू इक्वलेंट ऑक्टल नंबर। सिंपल है गाइस, क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था। अब देखिए B68 को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, B को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहली बात ये आपको पता होना चाहिए हेक्साडेसिमल में। अगर हम लोग बाइनरी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो B को हम लोग क्या लिखते हैं, मैं आपको इस तरीके से लिख लेता हूँ, ठीक है, 1011। 6 को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, ठीक है, 0110, ठीक है, और 8 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 1 3 ट्रिपल टाइम्स ऑफ 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में एक कंप्लीट नंबर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में बाइनरी में, ठीक है। अगर हम लोग डायरेक्टली कंटिन्यूशन में लिखे 1011 0110 1 ट्रिपल 0, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में बाइनरी में। अगर हमें इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा, जिसका बेस कितना रहता है 8, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। दैट मीन्स अगर इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है जिसका बेस रहेगा हमारे पास में 8, तो हम लोग क्या करेंगे 4-4 की ग्रुपिंग करेंगे गाइस, ठीक है। इसके हम लोग 4-4 के ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है, 1 2 3
और ये 4, ठीक है। 0 0 0 मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। 1 0 1 मतलब कितना हो जाता है 5, ठीक है। फिर से 1 0 1 आया, फिर से आ गया 5, फिर से 1 0 1 आया, फिर से आया 5, ठीक है। 555 टू द बेस 8, दैट मीन्स ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास कन्वर्जन जो आया, ये आया हमारे पास में हेक्सा टू ऑक्टल, ओके। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा इस, और अगर हमारा पढ़ाना भी पसंद आ रहा होगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू। उसका आपके एक सिंगल सब्सक्रिप्शन भी और आपका एक सिंगल लाइक भी हमें मोटिवेट करता है आपके आने वाले इस तरीके से सेशंस को आपको प्रोड्यूस करने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a voltage V is equals to 10 cos of 100t plus 30 degree is applied to a 50 microfarad capacitor, calculate the current through a capacitor, ठीक है। करंट थ्रू कैपेसिटर हमें पूछा गया, सिंपल है गाइस। तो हम लोग करंट निकालने के लिए किस तरीके से निकालेंगे, IC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा V डिवाइड बाय XC। XC को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं गाइस, 1/j⍵c। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, इसी की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा V इनपुट कितना है, हमारे पास में इनपुट वोल्टेज है 10 cos of 100t plus 30 डिग्री, ठीक है। तो XC का हम लोग डायरेक्टली IC का ही टर्म में वैल्यू निकालते गए, ठीक है। IC विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 100 IC निकालने के लिए हमारे पास में वोल्टेज का वैल्यू लगेगा, वो है हमारे पास में 10 cos of 100t plus 30 डिग्री डिवाइड बाय XC इज इक्वल्स टू क्या है, क्या है हमारे पास में 1/j⍵c। हम लोग इसको लिख लेते हैं 1/j 100 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻6, 50 इंटू 10⁻⁻6, ओके। इन सबको सॉल्व करने के लिए आपको रेक्टेंगुलर टू पोलर और पोलर टू रेक्टेंगुलर की कन्वर्जन करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एक सेशन जो हमने बनाया था वो फायदेमंद रहने वाला है, उसको जाकर डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा अगर आपको इसमें दिक्कत जाती होंगी तो, ठीक है। इससे हम लोग IC का वैल्यू निकाल सकते हैं, IC विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 10। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे जो नीचे की टर्म है ये कंप्लीट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसका जो वैल्यू बनेगा फाइनल ये आप कैलकुलेट कर सकते हो 50 cos ऑफ, ठीक है, 100t plus 90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय J। अभी आपको बताया कि I या फिर हम लोग कह सकते हैं J, इसका हमारा वैल्यू कितना होता है, ठीक है। ये होता है 1 at an angle of 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका 1 at an angle of 90 डिग्री होता है। तो जो हमारा IC का वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा, IC विल बी इक्वल्स टू 50 cos ऑफ, ठीक है, 100t plus 90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 1 at an angle of 90 डिग्री। तो इसका जो वैल्यू आएगा फाइनल 50 cos ऑफ 100t plus 120 डिग्री, ठीक है। ये आ जाता है हमारे पास में IC जो है हमारे पास में करंट थ्रू द कैपेसिटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, मिली एम्पियर्स में इसका वैल्यू है, ओके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेकअवे पॉइंट ऑफ अ रूट लोकस ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन कैन ऑकर, ठीक है। ब्रेकअवे पॉइंट जो है हमारे पास में रूट लोकस के पॉलिनोमियल इक्वेशन के, वो कहाँ पे आते हैं, सिर्फ रियल एक्सिस पे ही आते हैं, ध्यान में रखने का, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम का काफ़ी इंटीग्रल पार्ट है ये, ध्यान में रखने का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके का भी हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे आने वाले सेशंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक 9 वोल्ट की बैटरी हमारे पास में सप्लाई की गई 1 मिली जो सप्लाई करती है 1 मिली एम्पियर करंट इन अ सीरीज ऑफ 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3। अगर हमारे पास में वोल्टेज जो है R1 R2 एंड R3 का वो है हमारे पास 1 2 एंड 6 वोल्ट का, तो हमें वैल्यूज निकालनी है R1 2 एंड 3 के। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। इस तरीके से ये थे हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये R1 है, R2 है और R3। हमारे पास में अगर इसके अंदर का जो करंट डिलीवर हो रहा है, ठीक है, 9 वोल्ट की जो बैटरी है हमारे पास, ठीक है, ये कितना करंट डिलीवर कर रही है, ठीक है, 1 मिली एम्पियर, ठीक है। R1 का वैल्यू कितने हैं वो हमें फाइंड आउट करना है, R2 का भी और R3 का भी, ठीक है। अगर हमारे पास में वोल्टेज ड्रॉप गिवन है 1 वोल्ट 2 वोल्ट का, ठीक है, और हमारे पास में 6 वोल्ट का इस तरीके से ड्रॉप्स गिवन है, ठीक है, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट। सिंपल है। V1 मतलब क्या होता है I1 इंटू R1, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली इसका वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। R1 का कितना आ जाएगा, ठीक है, R1 आ जाएगा हमारे पास में 1 किलो ओम्स, ठीक है। V1 डिवाइड बाय I1, ठीक है, जो I के तो आगे सेम ही है, आगे सेट में ये हमारा करंट जो है ये हमारा तो सेम ही रहेगा क्योंकि सीरीज सर्किट है, ठीक है। उसी तरीके से R2 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 2 वोल्ट, ठीक है। तो हमारे पास में वोल्ट है डिवाइड बाय करंट कितना है, मिली एम्पियर है, तो मिली दैट मीन्स जो हमारे पास में 10⁻³ रहेगा वो न्यूमरेटर में जाने के बाद कितना रहेगा 10⁻3, तो 2 किलो ओम्स, ठीक है। R3 का जो वैल्यू बनेगा वो भी हमारे पास 6 किलो ओम्स, ठीक है। इसको विदाउट पेन पेपर भी आप सॉल्व कर सकते थे, सिंपल है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर रहते तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एडवांटेज ऑफ अ शेल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। देखिए 2 टाइप के हमारे पास में ट्रांसफार्मर्स होते हैं, एक तो कोर टाइप हो गया और एक दूसरा शेल टाइप आपके। दोनों के अलग अलग एडवांटेजेस भी है और दोनों के अलग अलग ड्रॉबैक्स भी है, ठीक है, ध्यान में रखने का। शेल टाइप में हमारे पास में इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ओके,
ठीक है। शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, यहाँ पे हमारे पास वाइंडिंग्स रहती है। तो इसका एडवांटेज कौन सा नहीं है बोला गया है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ वैलिड एडवांटेज। तो हमारे पास मेंटेनेंस इज ईजी, ठीक है, ये हमारे पास वैलिड एडवांटेज इसका नहीं होता है, ये ड्रॉबैक के अंदर कंसिडर होता है गाइस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग की भी जरूरत रहती है, ये हमारे पास शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर को कंस्ट्रक्ट करने वक्त, ठीक है। तो लॉसेस आर लेस, मैकेनिकल स्ट्रेंथ आर हाई एंड कॉपर रिक्वायरमेंट इज लेस, ये हमारा वैलिड एडवांटेज रहेगा, ठीक है। बट ये ऑप्शन बी इसका इनकरेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर हैज अ सप्लाई वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट डीसी एंड अ रेजिस्टिव लोड ऑफ 4 ohms, व्हाट विल बी द आरएमएस आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। सिंपल हमें पूछा गया है आरएमएस आउटपुट वोल्टेज कितना रहेगा। अगर हमारे पास में हाफ ब्रिज इन्वर्टर सर्किट है, सप्लाई वोल्टेज है हमारे पास 100 वोल्ट डीसी का, रेजिस्टिव लोड है 4 ohms का, तो आरएमएस आउटपुट वोल्टेज कितना रहेगा गाइस, ठीक है। वी नॉट आरएमएस इसका रहेगा सिंपल हाफ, ठीक है, V बाय 2। हमारे पास में कितना वोल्टेज गिवन है, 100 वोल्ट डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 50 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑफ अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम इज नॉट अ मेमोरी लेस, ठीक है। इसमें से कौन सा जो ऑपरेशन है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का, ये हमारा मेमोरी लेस नहीं है, तो वह हमारे पास में यूनिट डिले गाइस, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिट डिले ऑपरेशन जो है डिस्क्रीट सिस्टम का, ये हमारा टाइप ऑफ ऑपरेशन है जहाँ पे हमारे पास में आउटपुट जो है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात है, आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है हमारे पास में पास्ट वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए वो मेमोरी लेस है, ठीक है, मेमोरी लेस नहीं है, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल इनकॉर्पोरेटिंग लीड कॉम्पेंसेशन नेटवर्क द गेन फैक्टर ऑफ एम्पलीफायर इज गिवन एज, ठीक है। अगर हम लोग लीड कॉम्पेंसेशन नेटवर्क को फ्रेम कर रहे होंगे तो हमारा गेन फैक्टर कितना होता है एम्पलीफायर का, वो बताया जाता है 1/α इस फैक्टर से, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। लीड कॉम्पेंसेशन अगर नेटवर्क के हम लोग ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से आता है, यहाँ पे कैपेसिटर आता है, ठीक है। देन हो गया हमारे वी आउट, ठीक है, यहाँ से हम लोग रेफरेंस निकालते हैं RF, और ये हो गया हमारा अर्थ, ठीक है, ग्राउंड, ठीक है, ये C और R यहाँ पे हमारा इनपुट आता है VN, ओके। तो ये होता है हमारे पास लीड कॉम्पेंसेशन नेटवर्क का। तो जो गेन फैक्टर रहता है एम्पलीफायर का, वो रहता है हमारे पास 1/α, ये आपको वैल्यू ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर इज रिक्वायर्ड फॉर, काफ़ी बार मैंने आपको पढ़ा दिया गाइस, काफ़ी सिंपल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर क्या करता है, ऐश हैंडलिंग प्लांट के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो फ्लू गैसेस रहती है, ठीक है, उसमें से जो एशेस रहते हैं, एशेस के पार्टिकल है, वो एटमॉस्फेयर में ना जाने चाहिए, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द डैश स्टेट्स दैट द इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H अराउंड अ क्लोज पाथ इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डायरेक्ट करंट एनक्लोज बाय द पाथ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H, ठीक है, इज अराउंड द क्लोज पाथ इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डायरेक्ट करंट एनक्लोज बाय द पाथ। इसको हम लोग किसका हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं, कौन सा लॉ है हमारा गाइस, ये है हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जैसे गॉसिस लॉ आपको पता होना चाहिए, बायोट-सावर्ट लॉ पता होना चाहिए, बायो-सावर्ट लॉ पता होना चाहिए, और पॉइजन्स लॉ आपको पता होना चाहिए। और उसके जो एक्सप्लेनेशन है गाइस, थ्योरी है, जो बेसिक डेफिनेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में, आगे आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी बार इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं गाइस, ठीक है। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा आज के सेशन का, ठीक है, क्योंकि ये मस्ट क्वेश्चन है, आपको हर एक एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, रिपीटेटिव, ठीक है। देखते हुए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट अ डिजायरेबल इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिजायरेबल नहीं है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो है हमारे पास ड्रिफ्ट, ठीक है। ड्रिफ्ट इज नॉट अ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हालांकि लिनियरिटी, ठीक है, रिपीटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी, दीज आर क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट वन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द रिजोल्यूशन ऑफ 3 डिजिट 0 to 1 वोल्ट डिजिटल वोल्ट मीटर। 3 डिजिट 0 to 1 वोल्ट डिजिटल वोल्ट मीटर का हमारे पास रिजोल्यूशन पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, रिजोल्यूशन आर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आर विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेंज डिवाइड बाय 10⁻n, ठीक है। तो हमारे पास में n का वैल्यू कितना है गिवन है, 3 डिजिट है हमारे पास में, n बिट डिजिटल वोल्ट मीटर है, ठीक है। तो हमारे पास में n 3 है, तो उसका जो r कितना रहेगा 1/10⁻3, रिजोल्यूशन रहेगा 0.001, सिंपल है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक सिस्टम, ठीक है। स्टैटिक सिस्टम का इसमें से कौन सा एग्जांपल है, ठीक है। अब देखिए डायरेक्टली मैं आंसर बता दूँ और उसका एक्सप्लेनेशन भी, y ऑफ n इज इक्वल टू क्या होता है, n x ऑफ n प्लस bx स्क्वायर ऑफ
n, ठीक है। ये स्टैटिक सिस्टम किस तरीके से जाएगा, जो आउटपुट डिपेंड करता है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको स्टैटिक सिस्टम कहेंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो ये y ऑफ 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसलिए x ऑफ हम लोग क्या कहेंगे 1 प्लस bx स्क्वायर ऑफ 1, ठीक है। तो जो आउटपुट है, ठीक है, वो डिपेंड करता है हमारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट, इसलिए हम लोग इसको स्टैटिक सिस्टम कहेंगे। बाकी आप तीनों भी ऑप्शन में 1 2 3 में इस तरह 1 2 4 में आप इस तरीके से कर सकते हैं, वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है, वो उसकी जो वैल्यूज है वो करेक्ट नहीं आती। डायनेमिक सिस्टम मतलब क्या होता है और स्टैटिक सिस्टम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक सिस्टम में जो रिस्पॉन्स है आउटपुट का, ठीक है, तो वो हमारे ड्यू टू प्रेजेंट इनपुट रहता है, ओनली ड्यू टू प्रेजेंट इनपुट ओनली, ओके। और हमारे जो डायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं तो उसका जो सिस्टम का रिस्पॉन्स रहता है वो पास्ट एंड फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये हम लोग उसको कहते हैं डायनेमिक सिस्टम। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का इसमें से कौन सा एक एग्जांपल नहीं है। सिंपल है गाइस, मास इज नॉट अ वेक्टर एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, सिंपल है। ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड है बट पर्टिकुलर कोई भी डायरेक्शन है उसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ओके। और ऐसी क्वांटिटी जहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड भी रहता है और उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन भी रहता है उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर यहाँ पे नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बोला गया, ठीक है, दैट मीन्स स्केलर क्वांटिटी हो गया मास। एक्सेलरेशन जो है वेक्टर में आता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको डायरेक्शन भी रहती है, ठीक है, और हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड भी रहता है, ओके। बट लेकिन मास हो गया, एनर्जी हो गया, अगर हमारा लेंथ हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, ये किस में आती है, स्केलर में आती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ ट्रांजिस्टर बीटा डीसी इज इक्वल टू 49 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा। मैंने आपको ऐसे काफ़ी बार बताया कि इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता है गाइस, और ये 100% पूछा जाता है, ठीक है। इसका रिलेशन क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ओके। तो यहाँ पे हमारा अल्फा का वैल्यू पता करना है हमारे पास, तो अब बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 49 अपॉन 49 प्लस 1 विच इज़ 50, ठीक है। तो 50 से 1 से हमारे पास ये वैल्यू कम रहेंगे, ठीक है, 1 से, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.90, ठीक है, दैट मीन्स 49 डिवाइड बाय 50, ओके। इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 98 डिवाइड बाय 100, ठीक है। इससे भी आप एक्यूरेट फाइंड आउट कर सकते हो। हम लोग काफ़ी बार इसमें 0.99 भी आंसर मार्क करके आता है, ठीक है, लेकिन 0.98 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। रेजोल्यूशन भी आपको देखना रहता है। Next question is for a synchronous generator supplying a balanced 3-phase load, the armature reaction flux is dash in a magnitude and rotates at a dash speed, ठीक है। For a synchronous generator जो सप्लाई कर रहा है बैलेंस 3-phase लोड, द आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स इज, यहाँ पे ये रहते हैं वो कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट इन अ मैग्नीट्यूड एंड रोटेट एट द सिंक्रोनस स्पीड। सिंपल है, सिंक्रोनस जनरेटर सप्लाइंग अ बैलेंस 3-phase लोड, द आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स इज द कांस्टेंट इन अ मैग्नीट्यूड एंड रोटेट एट अ सिंक्रोनस स्पीड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द डाइवर्जेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग। डाइवर्जेंस से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डाइवर्जेंस इज अ वेक्टर एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये गलत हो जाएगा गाइस, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर ऑपरेटर इज अ वेक्टर क्वांटिटी बोला गया, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट आंसर। हालांकि ऑप्शन बी क्या है, डाइवर्जेंस ऑपरेशन कैन बी रिप्रेजेंट बाय डेल ऑपरेटर, करेक्ट है। डाइवर्जेंस ऑफ अ स्केलर एंड हैज अ नो मीनिंग, करेक्ट है। एक्सप्रेशन ऑफ अ डाइवर्जेंस इन अ डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम आर डिफरेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास मेजर चीज क्या रहती है, वो रहती है हमारे पास फीडबैक, ठीक है। तो फीडबैक में हमारे पास कहाँ पे रहता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर में, ओके, वोल्टेज स्टेबलाइजर में। हालांकि टीवी रिमोट कंट्रोल, ब्रेड टोस्टर जो है और ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम, ये हमारे पास में ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास में वोल्टेज स्टेबलाइजर है, अब देखिए वोल्टेज स्टेबलाइजर कैसे फीडबैक क्लोज लूप कंट्रोल में कहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है फीडबैक ले रहे हैं, हमारे पास अगर मान लो इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट को, ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो रेफरेंस है, ठीक है, ये हमारे पास में फीडबैक हम लोग किसको देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इनपुट को देते हैं, ठीक है, इस हमारे पास कंपैरेटर को देते जो हमारा इनपुट चेंज करके हमारे पास आउटपुट को बदलने के लिए मदद करता है। तो ये वोल्टेज स्टेबलाइजर जो रहेगा, ठीक है, तो वो रहेगा हमारा एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the wave windings used for a DC generator, state whether the following statements are true or false. वेव वाइंडिंग की बात अगर हम लोग कहते हैं डीसी जनरेटर में जो यूज़ होती है, तो उससे रिलेटेड हमें कौन सा इसमें से कथन करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया, ओके। देखते भी हमारे पास तो स्टेटमेंट हमारा 1 क्या बोल रहा है, वेव वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर हाई करंट एंड लो वोल्टेज मशीन्स। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ठीक है, बिकॉज वेव वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर लो करंट, ठीक है, यहाँ पे लो होना चाहिए था,
एंड हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द एफिशिएंसी ऑफ वेव वाइंडिंग इज हायर एज कम्पेयर टू द लैप वाइंडिंग, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। जो एफिशिएंसी रहती है वेव वाइंडिंग की वो हायर रहती है एज कम्पेयर टू द लैप वाइंडिंग, विच इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, सो काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। हमें पता है कि वेव वाइंडिंग में हमारे पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने रहते हैं, ऑलवेज इक्वल्स टू 2 रहते हैं, ठीक है। और इसकी जो एफिशिएंसी है वेव वाइंडिंग की वो हमारे हायर रहती है, और यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रशेज भी 2 रहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो उन्होंने पूछा था, दोनों के बीच का हालांकि इसमें डिफरेंस था, और आपको इन डिफरेंस से आपको ट्रू या फिर फॉल्स इस तरीके से स्टेटमेंट आपको पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होता है काफ़ी कबार सिंपल ही होता है, लेकिन उसमें जो पूछे जाने के जो तरीके हैं उसमें बदलाव किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे जहाँ पे हमारे पास में रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो यहाँ पे हमने आपके लिए स्पेशली कोर्स बना के रखे, कंप्लीट जो सिलेबस होता है आईपीएस पैटर्न के जो क्वेश्चंस बनते हैं गाइस, ठीक है, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ साथ आपको मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप महाट्रांस को एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे जहाँ पे मराठी का काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो उसके लिए भी एक मराठी का जो कंप्लीट ग्रामर रहता है, व्याकरण रहता है, उसके लिए हमने एक 99 रुपीज़ के सारे जो कोर्सेज है हमने अपलोड करके रखे हमारे कोचिफाई इस चैनल के ऊपर, ठीक है। और इसका जो कोर्सेज का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा कोचिफाई का, जिसमें आप ये ओनली 50 रीजनिंग के लिए, फ्लैट 50 मराठी के लिए और न्यू 50 कूपन कोड को लगा के सिर्फ 99 रुपीज़ में इस कोर्स को ले सकते हो गाइस, ठीक है। इसमें हमारे पास में सारे बेसिक से लेकर एडवांस तक की रीजनिंग का कोर्स है, ये मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा आपके इस एमपी सब इंजीनियर के एग्जामिनेशन के लिए। और पर्टिकुलरली ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ये भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे स्पेशली लिखा गया है, हालांकि महाट्रांस को ए, लेकिन इसके अंदर के जो आपको इंडेक्स देखोगे आपके कौन से टॉपिक इंक्लूड करके रखे, वो आपको डेफिनेटली इसमें काम में आने वाला है, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। 99 रुपीज़ में आपको सिर्फ 1 साल तक के इसकी वैलिडिटी मिलेगी, कंप्लीट 1 साल तक आप इसको देख पाओगे गाइस, सिर्फ एक बार 99 रुपीज़ में पे करने के बाद में। ओके, तो ये आपका कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाले, साथ साथ ई बुक भी आपको इसके साथ मिलने वाली है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भी है। हमारे साथ जो एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं उनको ये चीज़ पता ही होगी कि हमने काफ़ी एनिमेटेड वे में इसको पढ़ाने की कोशिश की है, स्पेसिफिकली हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इस सेशंस को, ठीक है। तो ये आपकी जो फॉर्मूला जो ट्रिक्स जो अप्रोचेस रहती है, ठीक है, नए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो रहते हैं, और जो 11 फुल लेंथ लेक्चर भी हमने यहाँ पे अपलोड करके रखे, ठीक है। तो इसके कूपन कोड को लगाना मत भूलिएगा, सो दैट आपको डायरेक्टली फ्लैट 50% का ऑफ हो जाएगा और 99 रुपीज़ में कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको हमारे दोनों भी एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज टेक्निकल के कोर्सेज के लिए और नॉन टेक्निकल के लिए हमारे पास कोचिफाई, इन दोनों भी एप्लीकेशंस को ज्वाइन करके रखना होगा, सो दैट आप इंटरेस्टिंगली दोनों भी इंपॉर्टेंट जो सेशंस रहते हैं, दोनों भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज है और कुछ ई बुक्स है वो आप वहाँ पे उस पर पढ़ सकते हो। साथ साथ अगर आप बीएमसी जेई और एससी के लिए टारगेट कर रहे होंगे इस साल के लिए, तो आपको इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल के लिए एक कम्बाइंड इलेक्ट्रिकल का 25 इलेक्ट्रिकल टॉपिक्स का एक हमारा जो सेशन है, ठीक है, कोर्स है, हमने अपलोड करके रखा है। इसको भी हमने कंप्लीट करके रखा है। जेई का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, एससी के जो 3 टॉपिक है उसके अंदर वो अपलोड हो जाएगी जल्दी से जल्दी, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 299 में। कंप्लीट 1 साल तक का इसका वैलिडिटी है, फ्लैट 25 कूपन कोड को लगाते हुए। ओके, सो बढ़ते अभी हमारे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, द थेवेनिन सर्किट हैज अ VTH इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट एंड RTH इज इक्वल्स टू 20 ohms, फाइंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohms, ठीक है। पी मैक्स का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा वो क्या होता है गाइस, VTH स्क्वायर डिवाइड बाय 4RTH। ओके, तो VTH क्या होता है हमारे पास में, थेवेनिन्स वोल्टेज, और RTH होता है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो गाइस, ठीक है। 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू RTH कितना है 20, ये एक 20 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 5 विल बी 5 वाट, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी सिंपल है गाइस, फॉर अ डीसी मोटर ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय अ मोटर इज मैक्सिमम एंड द मोटर इज सप्लाइड थ्रू अ 220 वोल्ट सोर्स, व्हाट विल बी द बैक ईएमएफ। सिंपली हमें बैक ईएमएफ का वैल्यू पता करना है, ठीक है। जो ग्रॉस मैकेनिकल पावर जो डेवलप होता है मोटर का वो मैक्सिमम रहता है, ठीक है, इट इज अ मैक्सिमम, ठीक है। जो ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप होता है हमारे पास मोटर का वो मैक्सिमम रहता है। वो कब रहता है ऐसी कंडीशन, जब हमारा बैक ईएमएफ, एक कॉन्सेप्ट होता है बैक ईएमएफ जो है वो हमारा 50% हो जाता है, 50% किसके, जो सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। अब मुझे बताओ सप्लाई वोल्टेज हमारे पास में कितना है, 220 वोल्ट सोर्स है, ठीक है। इसका 50% कितना हो जाएगा, 110 वोल्ट। सिंपल है, कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं दिखाई, सिंपल है। जो हमारा ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप होता है मोटर के द्वारा वो मैक्सिमम कब रहता है, जब हमारा बैक ईएमएफ है वो हाफ हो जाता है देन द सप्लाई वोल्टेज। सिंपल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता तो इसको बिना पेन पेपर भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि काफी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन लगता है, लेकिन इसका आंसर जो है कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज टू ऑब्टेन पल्स गेट ट्रिगरिंग, इसमें से कौन से सर्किट के द्वारा हम लोग पल्स गेट ट्रिगरिंग ऑब्टेन कर सकते हैं, वह हमारे पास में यूजेटी बेस्ड रिलैक्सेशन ऑसिलेटर सर्किट। ठीक है, यूजेटी बेस्ड रिलैक्सेशन ऑसिलेटर सर्किट के द्वारा हम लोग जो पल्स गेट ट्रिगरिंग को अचीव कर सकते हैं। ओके, next question is, in a single phase half wave control rectifier is supplied through a 230 volt 50 hertz supply, what will be the maximum output voltage possible? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है जो सप्लाई किया गया 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई द्वारा, हमें पूछा गया मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज पॉसिबल, कितना मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज हमें मिल सकता है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि वी नॉट जो हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज रहता है सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के द्वारा, वो रहता है हमारे पास वी नॉट इज इक्वल्स टू वी एम बाय 2 पाई इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा। करेक्ट। अब मुझे बता वी नॉट क्या है, ये हमारा एवरेज वोल्टेज है, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज। ओके, वी एम क्या है, हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है, और ठीक है, और कॉस अल्फा यहाँ पे, और अल्फा क्या है, ये हमारा रहता है फायरिंग एंगल, ये रहता है हमारे पास में फायरिंग एंगल। ठीक है, तो वी एम हम लोग डायरेक्टली निकाल पाएंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा, वी एम इज √2 × 230। ओके, और कॉस अल्फा। ठीक है, अब जो मैक्सिमम वैल्यू हमें आउटपुट वोल्टेज की कब मिलेगी, ठीक है, अब मुझे बताओ, ये हमारा इनपुट है, ठीक है, सेम हमें आउटपुट में कब मिलेगा, ठीक है, कि जब हमारे यहाँ पे फायरिंग एंगल ये 0 रहेगा। ठीक है, अगर हमारा फायरिंग एंगल सर्टन डिग्री है, ठीक है, तो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है क्या, नहीं, दैट मीन्स जब हमारा अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री रहेगा तभी जाके हमारे पास में मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा वोल्टेज में। करेक्ट, तो इसीलिए हमारे पास में जो कॉस अल्फा का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा कॉस 0। ओके गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, √2 × 230 डिवाइड बाय पाई, 2 पाई इंटू हमको लोग देखिए कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा 1 + 1 विल बी 2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज मिलेगा इसको सॉल्व नहीं करना है हमें, √2 × 230 डिवाइड बाय पाई, यही हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। इसको बिना सॉल्व किए डायरेक्टली इन्होंने मेंशन करके रखा है। देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी में गिवन है गाइस, ठीक है, ऑप्शन सी में सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ये है कि 2 पाई है, इस 2 पाई को आपको इस 2 को कैंसिल करना रहता है गाइस। ठीक है, अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हालांकि काफी कम इसमें डिफरेंसेज है, यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे सिर्फ पाई है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 + cos 0 का वैल्यू होता है 1 + 1 2, और 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से छोटी छोटी गलतियां भी हमें पास हमें ध्यान में रखना होता है। ओके, next question is, a 0 to 200 voltmeter has a guaranteed accuracy of 0.5% of a full scale deflection. The voltage measured by the instrument is 50 volt. Find the limiting error. ठीक है, लिमिटिंग एरर के हमें पता करना है। ठीक है, देखिए गारंटीड एक्यूरेसी एरर हम लोग किस तरीके से पता करते हैं गाइस। ठीक है, गारंटीड एक्यूरेसी हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, वो रहते हैं हमारे पास में लिमिटिंग एरर, ठीक है, डिवाइड बाय फुल स्केल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, लिमिटिंग एरर अपॉन फुल स्केल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो देखिए इससे हम लोग डायरेक्टली जो लिमिटिंग एरर किस तरीके से निकाल पाएंगे, हमें क्या पूछा गया है कि हमारे पास वोल्टेज का रेंज कितना है, 0 to 200 वोल्ट। ठीक है, जिसका एक्यूरेसी है 0.5% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, वोल्टेज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेजर कर रहा है 50 वोल्ट। ठीक है, तो लिमिटिंग एरर हम लोग किस तरीके से पता करेंगे, 0.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 1/50। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, उसका गारंटेड एक्यूरेसी कितना है, 0.5% ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, 0.5% ऑफ ये हो गया हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, वोल्टेज मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट इज 50। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू बनेगा वो आएगा हमारा 2/100। इसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो परसेंटेज में इसका वैल्यू हो जाएगा, जो कि आएगा हमारा 2%। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लिमिटिंग एरर हम लोग डायरेक्ट लिमिटिंग एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू से निकाल सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, जिसके हमें परसेंटेज में वैल्यू मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ वायर वाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस द, ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इन अ वायर वाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस द बाइफिलर वाइंडिंग इज एडॉप्टेड टू रिड्यूस डैश इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो बाइफिलर वाइंडिंग लगाते हैं हम लोग वायर वाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के ऊपर, वो किसके लिए रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, तो हम लोग सेल्फ इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, ये अगर हमारा एक वायर वाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके ऊपर ये हमारे पास रेजिस्टिव वायर है, बेसिकली नॉट अ वाइंडिंग, बेसिकली ये हमारा रेजिस्टिव वायर है, तो ये 2 बार इसके ऊपर वाउंड किया जाता है, सो दैट ये क्या होता है कि इसका जो सेल्फ इंडक्टिव इफेक्ट है उसको हम लोग रिड्यूस कर सके। ओके, तो ये हमारा जब भी कंडक्टिव वायर जो है रैप किया जाता है 2 बार, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बाइफिलर वाइंडिंग। तो इसको हम लोग सेल्फ इंडक्टिव इफेक्ट जिसको कम करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर
डैश एरर इज कॉज ड्यू टू द ओवर कंपोजिशन ऑफ अ फ्रिक्शन, ठीक है। इंडक्शन टाइप ऑफ एनर्जी मीटर के अंदर जो हमारे पास में क्रीपिंग एरर रहता है, ठीक है, इट इज कॉज ड्यू टू द ओवर कंपोजिशन ऑफ अ फ्रिक्शन, ठीक है। सिंपल है गाइस, ये क्रीपिंग एरर आपको काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है गाइस, और यही हमें डिफरेंट फॉर्म में पूछा गया। अब इसी को मैं आपको काफी बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनने वाले, जो फंडामेंटल्स रहते हैं वो आपको सेम ही रहने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक स्टैटिक है, पूरा जो सिलेबस है वो आपका ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है कंप्लीटली, सिर्फ उसमें पूछने का तरीका उन्होंने बदल दिया है। ओके, आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रीपिंग फिनोमेना कब होता है आपको पता होगा, एनर्जी मीटर के अंदर जब भी मिनिमम हमारे पास एनर्जी कंजम्पशन होता है, जब भी कोई भी हमारे पास में, जब हमारे पास कोई भी लोड नहीं रहती, फिर भी हमारी जो डिस्क रहती है, ठीक है, इसको ये रोटेट होती है, तो उसके कारण क्या होता है हमारे पास में जो हमारा कंजम्पशन है वो हमारा काउंट होता रहता है। अब मुझे बताओ क्रीपिंग को रिड्यूस करने के लिए क्या मेथोडोलॉजी करते हैं हम लोग, क्रीपिंग को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, डायरेक्शनल एलिमेंट इन द रिएक्टेंस रिले इज सो डिजाइन दैट इट्स मैक्सिमम टॉर्क एंगल इज, देखिए जो डायरेक्शनल एलिमेंट रहता है हमारे पास में रिएक्टेंस रिले में, रिएक्टेंस रिले का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से रहता है गाइस, ठीक है। ये होता है हमारे पास में एक्स वाई एक्सिस पे रहता है एक्स, और एक्स एक्सिस पे रहता है हमारे पास में आर, ठीक है, ये इस तरीके से रहता है, ठीक है। ये ओके, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव टॉर्क रहता है और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव टॉर्क रहता है, तो ये इसकी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने लाइन बनाई है, ठीक है। तो जो रिएक्टेंस डायरेक्शन एलिमेंट रहता है रिएक्टेंस रिले के अंदर, वो डिजाइन किया जाता है तो उसका जो कि मैक्सिमम टॉर्क एंगल कितना रहे 90 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एडवांटेज ऑफ अ सिंगल डिजिटल फिल्टर ओवर एनालॉग फिल्टर, एक डिजिटल फिल्टर का एक हमारा वैलिड एडवांटेज नहीं होगा, दैट मीन्स ये ड्रॉबैक रहेगा हमारे डिजिटल फिल्टर का ओवर एनालॉग फिल्टर, तो वो क्या है हमारे पास हायर बैंडविड्थ, ठीक है, हायर बैंडविड्थ ये इसका हमारा एक एडवांटेज नहीं है। ओके, किसका, डिजिटल फिल्टर का गाइस, ओके, क्योंकि हमारे पास में जो डिजिटल फिल्टर में हमारे पास में हायर बैंडविड्थ रिक्वायर्ड रहती है हमारी सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए, ओके, और ये हमारा एक्सपेंसिव भी रहता है अगर हम लोग एक दूसरे भी ड्रॉबैक की अगर हम लोग बात करते हैं तो, ओके। सो देखते हैं भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू मेजर द पावर डिलीवर्ड टू अ 3-फेज लोड यूजिंग ओनली 2 वाट मीटर। मैंने आपको इसको मेथोडोलॉजी बताई, इसके अलग अलग कंडीशन भी जो बनते हैं वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया गया, ठीक है। अगर हम लोग 2 वाट मीटर मेथड का इस्तेमाल करना चाहते हैं 3-फेज लोड को मेजरमेंट के लिए, हमें ऐसे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये हमें ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया। यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए दैट लोड मस्ट बी कनेक्टेड टू द सोर्स थ्रू अ 3 वायर्स, ठीक है, ये काफी एक मेजर इसकी कंडीशन होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलग अलग इसकी कंडीशन भी रहती है, जब हमारे पास में 1 वाट मीटर जो है तो वो 0 रेट करता है, या फिर 1 वाट मीटर जो है हमारे पास में पॉजिटिव रेट करता है, सेकंड हमारा नेगेटिव रेट करता है, उसमें कंडीशन क्या होती है हमारे पास में cos फाई की और हमारे पास में फाई, ठीक है। तो हमारे पास में किस तरीके से 4 कंडीशन बनती है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा दिए गए, और उसको हम लोग और भी आने वाले सेशंस के अंदर, रेगुलर सेशन के अंदर हम लोग टेबल्स और चार्ट के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा एक प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है गाइस, इसलिए हम लोग इसको उसके अंदर इसको इंक्लूड नहीं कर रहे, ओके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर अ सीरीज कनेक्टेड एससीआर स्टैटिक इक्वलाइजेशन इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ डैश, ठीक है। सीरीज कनेक्टेड एससीआर के लिए हमारे पास में जो स्टैटिक इक्वलाइजेशन होता है वो किसके द्वारा हम लोग अचीव कर पाते हैं, सिर्फ रजिस्टर के द्वारा, ओके। होता क्या गाइस कि हम लोग जो सीरीज कनेक्टेड एससीआर रहते हैं इस तरीके से हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो स्टैटिक इक्वलाइजेशन रहता है तो हम लोग यहाँ पे रजिस्टर्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for a second order system having its transfer function is given as h of s is equals to 25 divided by s square plus 8s plus 25। तो हमें क्या पूछा गया कि हमें डैम्पिंग फैक्टर हम लोग किस तरीके से निकालते गए, जीटा से, ठीक है, जीटा से हम लोग निकालते। तो हमें सबसे पहले तो ओमेगा एन स्क्वायर बताया गया, ठीक है, ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू क्या बताया गया है, वो है हमारे पास में 25, ठीक है। तो ओमेगा एन का वैल्यू कितना रहेगा, वो रहेगा हमारे पास में 5, ओके। तो हमारे पास में ट्वाइस जीटा ओमेगा एन वो कितना रहेगा 8 है, क्योंकि इससे अगर हम लोग कंपेयर करते एक देखिए, अगर हम लोग ये ट्रांसफर फंक्शन से कंपेयर करते हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम के साथ में, तो उसका जो ये एच ऑफ एस रहता है वो कैसा रहता है, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन, देखिए मैं आपको बता देता हूँ अगर कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, लाइक इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, ट्वाइस ऑफ एस स्क्वायर प्लस हमारे पास में 8 एस है, ठीक है,
प्लस 25, ठीक है। तो ये जो ओमेगा एन स्क्वायर है दिस इज 25, ओके। ओमेगा एन स्क्वायर है हमारे पास में 25, तो ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल पाएंगे। ओमेगा एन कितना हो जाएगा हमारे पास में, ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन हमारे पास में 8 है, ठीक है। तो हम लोग जीटा का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाय ट्वाइस इंटू ओमेगा एन। ओमेगा एन ऑलरेडी हमारे पास में आ गया 5, 8 डिवाइड बाय 2 इंटू 5, ठीक है। इसका अगर हम लोग सोल्यूशन करते तो 0.8 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका 8 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा, दैट मीन्स 0.8। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास में डैम्पिंग फैक्टर जीटा। अब मुझे बताइए डैम्पिंग फैक्टर के द्वारा हमारे पास में सिस्टम क्या अंडर डैम्प्ड है, ओवर डैम्प्ड है, ठीक है, या फिर नेचुरली डैम्प्ड है, या फिर क्रिटिकली डैम्प्ड है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, ठीक है। ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं जो मैं आपको एग्जामिनेशन में जो अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन हॉलो ट्यूब इफ द वेलोसिटी ऑफ एयर इज कांस्टेंट एवरीवेयर इनसाइड द ट्यूब देन द डाइवर्जेंस ऑफ द वेलोसिटी फील्ड इज। अगर हमारे हॉलो ट्यूब के अंदर जो वेलोसिटी है एयर की वो कांस्टेंट है हर जगह, ठीक है, ट्यूब के अंदर, तो डाइवर्जेंस जो रहेगा हमारे पास वेलोसिटी फील्ड का वो रहेगा हमारा 0। ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन हो जाएगा इस पेपर के अंदर का, ओके। Next question is, in a single phase transformer has a 200 primary and 700 secondary terms. If the primary voltage is 100 volt, find the secondary voltage, ठीक है। देखिए सेकेंडरी वोल्टेज कितना हो जाएगा हमारा, देखिए प्राइमरी वोल्ट टर्न्स कितने हैं हमारे पास में, ठीक है। अगर हम लोग रेशियो बनाते हैं V2 बाय V1 इज इक्वल्स टू N2 बाय N1, तो हमें क्या पूछा गया, सेकेंडरी वोल्टेज V2 का वैल्यू पूछा गया। N2 कितना है हमारे पास में 700 और N1 कितना है हमारे पास में 200, ठीक है। मल्टीप्लाइड हम लोग क्या करेंगे प्राइमरी वोल्टेज V1 से जो कि हमारे पास में 100, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा गाइस, ठीक है। 700 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 350 वोल्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, काफी बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ पावर एम्पलीफायर सप्लाइज अ 50 वाट टू एन 8 ohms स्पीकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। फाइंड द एसी आउटपुट वोल्टेज एंड एसी आउटपुट करंट। एसी आउटपुट वोल्टेज भी पता करना है और एसी आउटपुट करंट भी हमें पता करना है, ठीक है। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, V स्क्वायर बाय R कैसे, ठीक है। तो हम लोग जो इसका जो वैल्यू है V स्क्वायर का हम लोग निकाल पाएंगे। P कितना है हमारे पास में 50 वाट, 50 इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय 8 ohms है, ठीक है। 8 5 400 हो जाएगा और V अंडर रूट ऑफ 400 कितना आ जाएगा, V वो आ जाएगा हमारे पास में 20 वोल्ट, करेक्ट। तो हमारे पास में जो इसका जो ड्रॉप रहेगा, ठीक है, P इज इक्वल टू फिर से हम लोग निकाल पाएंगे I स्क्वायर इंटू R, ठीक है। तो I का वैल्यू निकालने के पावर कितना है हमारे पास में 50, क्योंकि हमें क्या पूछा गया, एसी आउटपुट वोल्टेज और एसी आउटपुट करंट भी पूछा गया, ठीक है। तो एसी आउटपुट वोल्टेज तो आ गया हमारे पास 20 वोल्ट, तो हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन बी को मार्क करके आगे जा सकते हैं, या फिर अगर हमें क्रॉस चेक करना है, अगर नेक्स्ट ऑप्शन में भी अगर 20 वोल्ट रहता तो हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। हालांकि हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि I स्क्वायर इंटू R का जो वैल्यू है 8 है, ठीक है, फिर से आ जाएगा, ठीक है। 50 डिवाइड बाय 8, ठीक है, जिसका जो वैल्यू आएगा 6.25 और अंडर रूट ऑफ 6.25 जो वैल्यू बनता है गाइस, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 6.25 यही वो हमारा वैल्यू बनता है 2.5 एम्पियर का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज अ लीनियर। इसमें से कौन सी सिस्टम है एक लीनियर है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। ये हो जाएगा हमारी ऑप्शन ए, y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस n x ऑफ n प्लस 1। ये सेम आएगा, इस क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें हमें देखना पड़ेगा। इसमें क्या हो रहा है कि अगर हमारी सिस्टम हम लोग कह पाएंगे कि वो हमारी लीनियर है, ठीक है, अगर वो हमारा जो दो प्रिंसिपल्स रहते हैं होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन को उसको फॉलो करता है तो ओके। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन ए है यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, ठीक है। ये सिग्नल सिस्टम सा एक हमारा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। हम लोग इसको ये क्वेश्चन को हम लोग पर्टिकुलरली मार्क करके रखते हैं और इसी की बेसिस पे हम लोग 2-3 अलग अलग क्वेश्चन जो हमारे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के ऊपर हम लोग एक सेशन लेके आने वाले उसको हम लोग सॉल्व करेंगे उसके अंदर, और ये हम लोग डेफिनेटली इसके अंदर इंक्लूड करेंगे सो दैट वहाँ पे आप अच्छी तरीके से समझ पाओ, क्योंकि इसके लिए आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझना पड़ेगा और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी समझना पड़ेगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो सो दैट हमारे पास इसका जो दोनों भी सेटिस्फाई करते हैं तो ये हमारा ऑप्शन 1 में कंडीशन जो है सेटिस्फाई करता है, तो ये इससे हमारा करेक्ट आंसर आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 इक्वल रेजिस्टर ऑफ 10 ohms ईच आर कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ 20 वोल्ट डीसी सप्लाई, फाइंड द करंट थ्रू द ईच रेजिस्टेंस। सिंपल है, एक हमारे पास 2 इक्वल रेजिस्टेंस है 10 ohms के, वो हमने सीरीज में कनेक्ट करके रखे 20 वोल्ट के, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, करंट तो सेम ही रहने वाला है। ओके, 20 डिवाइड बाय उसके अक्रॉस में 2 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है 10 + 10 के, ठीक है, तो 20 डिवाइड बाय 20 विल बी 1 एम्पियर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो देखते हैं भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, इफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन इज रिड्यूस्ड व्हाट विल बी द रिड्यूस रिजल्ट। ठीक है, हमारे पास में एक बुलियन एक्सप्रेशन बताया गया है, बी ऑर्ड विद अ बी सी एंडेड विद अ बी ऑर्ड विद अ बी बार सी एंडेड विद अ बी ऑर्ड विद अ डी। ठीक है, हम लोग जो और रहता है, ठीक है, उसको हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और जो एंड रहता है गाइज
उसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसको रिड्यूस करने के लिए, आपको बुलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए आपको मेजरली जो एंड और लॉज होते हैं वो आपको पता होना जरूरी है। इसके लिए हमने एक इंस्टाग्राम के ऊपर एक ऑलरेडी पेज बना के रखा है गाइस, जो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाए। अगर नया एस्पिरेंट्स हो तो आपको ये पता नहीं होगी तो आप इसको जाके जरूर डाउनलोड करके रख लीजिएगा, क्योंकि क्विकली एग्जामिनेशन से पहले आपको रिवाइज करने के लिए, रिकॉल करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जिसमें मेरे पास डी मॉर्गन्स थ्योरम है, और लॉज, एंड लॉज, जो आपको काफ़ी काम में आने वाले इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो। ठीक है, अभी हम लोग इसी रेफरेंस को ध्यान में रखते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन आपको ये एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको खुद से पता होना चाहिए कि और लॉज और एंड लॉज किस तरीके से कंक्लूड किया जाता है, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अभी हमारे पास में इस एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इस एंड और लॉज को समझ सकते हो। ओके, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लिख सकते हैं गाइस। ठीक है, इसमें से अगर हम लोग बी को कॉमन निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास बी कॉमन। ठीक है, वन ऑड विद सी, हम लोग प्लस भी बोल सकते हैं या फिर और भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने मान लो कि प्लस बोला है तो आप समझ लीजिएगा कि वो और रिलेट करता है। एंड है तो हमारा जो रहेगा उसको हम लोग डॉट से मल्टीप्लाई, डॉट से हम लोग यहाँ पे सिग्निफिकेंट लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपने इस तरीके से लिखा बी सी, दैट मीन्स क्या होता है बी एंडेड विद सी, वन एंड द सेम थिंग है, सिर्फ हम लोग डॉट नोटेशंस नहीं लिखते। ओके, देखिए अब हम लोग देखिए इसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसको मैं आपको इस तरीके से लिख के बता सकता हूँ। ठीक है, बी ऑड विद बी बार सी। देखिए क्या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं गाइस। ठीक है, बी प्लस बी बार, दैट मीन्स बी ऑड विद बी बार प्लस मल्टीप्लाइड बाय बी ऑड विद सी। ओके, ये एक सेपरेट हो गया और इसको हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं बी ऑड विद टी। अब देखिए ये किस तरीके से है, मैं आपको यहाँ पे नहीं अलग से सेपरेटली बना देता हूँ। ठीक है, क्या हम लोग इसको इस तरीके से शॉर्टकट क्यों इस तरीके से हम लोग लिख लिया, या फिर क्या एक्सपांशन करने से हमारा ये जो टर्म है ये आ जाती है क्या नहीं। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब आप ये एक्सप्रेशन को ध्यान में रखिएगा, सिर्फ ये यहाँ तक का। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको हम रिजॉल्व करेंगे बी एंडेड विद, ठीक है, बी एंडेड विद बी, तो इसका जो टर्म हो जाता है कि हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ऑड विद क्या हो जाएगा हमारा, ये बी से इसको सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी इंटू सी प्लस यहाँ पे बी बार आ जाएगा, बी इंटू बी बार। ठीक है, बी बार प्लस सी। ठीक है, बी बार मल्टीप्लाइड बाय सी, दैट मीन्स बी एंडेड विद सी। अब देखिए मुझे बताइए, यहाँ से बी हमने कॉमन निकाल लिया तो ये क्या आ जाएगा बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, इससे पहले भी हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा कि अगर हमारे पास में एंड लॉज है, एंड लॉज का ये इंपॉर्टेंट है, ए एंडेड विद ए, दैट मीन्स इसका जो टर्म आ जाता है बी आ जाता है। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से शॉर्टकट करते हैं, क्योंकि फर्दर जो है और बड़ा हो सकता है टर्म, इसलिए हम लोग क्या करेंगे वन ऑड विद सी। ठीक है, प्लस बी इंटू बी बार एंडेड विद बी बार ऑड विद बी बार सी। ठीक है, ये जो टर्म है गाइस ये हमारी हो जाती है वन। ओके, दैट मीन्स ये होता है हमारा ए प्लस ए, एनीथिंग ऑड विद वन, एनीथिंग ऑड विद वन इज वन। ओके, तो ये जो टर्म हो जाती है वन हो जाती है, इसलिए बी ऑड विद, अब देखिए ये वो वन होगी तो हमने इसको वन से मल्टीप्लाई कर देते, फिर से हमने बी को कॉमन निकाल सकते हैं, बी को कॉमन निकाल से वन ऑड तो बी बार। ठीक है, ए ऑड विद ए बार मतलब क्या होता है, ये भी टर्म हो जाएगी हमारी की हमारी कितनी वन हो जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास बचा कितना, ये बचा है हमारे पास बी और ये हमारे पास बचा लास्ट बी बार सी। ठीक है, आगे हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया सेपरेटली। ठीक है, अभी हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आई इरेज दिस। ये ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि सो दैट हम लोग इक्वल टर्म को साथ में रखते हुए इसको रिड्यूस कर सके। ओके, इसके अलग अलग वे भी हो सकते हैं, आप अलग अप्रोच भी लगा सकते हो गाइस। ठीक है, जो आपको बेहतर लगे। ओके, तो ठीक है, वन ऑड विथ सी, ये क्या हो जाएगा इसका टर्म, ये हो जाएगा बी। ठीक है, इसको हम लोग फर्दर रिड्यूस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बी ऑड विथ बी बार मतलब क्या हो जाएगा, बी ऑड विथ बी बार मतलब हो जाएगा वन। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वन। ओके, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बी ऑड विथ सी, ये लास्ट टर्म। ठीक है, और ऑड विथ बी ऑड विथ डी। हम लोग इसको फर्दर एक्सपांड करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पे जो है ना और का टर्म नहीं चाहिए था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चाहिए था गाइस। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं बी इंटू बी विच इज़ बी हम लोग लिख लेते हैं, फिर से हम लोग आगे इसको एक्सपांड करेंगे। ठीक है, ऑड विथ बी एंडेड विथ सी। ठीक है, इसको हमें फिर से इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी ऑड विथ डी। ठीक है, हम लोग इसको लिखेंगे 3 टाइम्स बी। ठीक है, इससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी एंड दिस डी, देन आएगा बी सी एंड देन ठीक है बी सी डी। ठीक है, अब मुझे बताओ ये एंड का लॉ हो जाएगा। ठीक है, इस एंड को हम लोग क्या लिख पाएंगे वन। ठीक है,
बी बी डी ये एंड हो जाएगा हमारे पास में, हम लोग क्या लिख पाएंगे यहाँ पे 1, ठीक है। बी एंडेड विद बी, ओनली बी आ जाएगा, बी एंडेड विद डी, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी एंडेड विद बी सी डी, ओके। अभी हम लोग इससे फर्दर कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से डी कॉमन निकाल सकते हैं और हमारे पास में बी सी भी कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से बी सी कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ से बी कॉमन निकाल सकते हैं गाइस। बी कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस डी आ गया, ठीक है। ऑड विथ हम लोग क्या निकालेंगे, बी सी, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया 1 प्लस डी, 1 ऑड विद डी, ओके। तो 1 एनीथिंग ऑड विथ एनी वेरिएबल, ठीक है। जैसे 1 ऑड विथ एनी वेरिएबल, जैसे यहाँ पे हमारे पास में लिखा है, ठीक है। एनी वेरिएबल ऑड विथ 1 इज ऑलवेज 1, ठीक है। ये जो टर्म आ जाएगी ये जाएगी 1 बी सी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बी आएगा ऑड विथ, ठीक है। ये भी हमारे पास टर्म 1 हो जाएगी बी ऑड विथ सिन। इसका भी हम लोग बी कॉमन निकाल सकते हैं, बी कॉमन निकाल लिया, 1 ऑड विथ सी, ओके। इसका जो टर्म आएगा ये भी हमारा 1 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल इसका एक्सप्रेशन कितना बना, बी, ठीक है। इसका रिडक्शन जो बना गाइस वो हमारा बना सिर्फ बी, ठीक है। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये जो आपको बुलियन लॉजिक्स है गाइस, इसके जो एक्सप्रेशन होते हैं मेनली और लॉज और एंड लॉज आपको पता होना जरूरी है, ओके। सो बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द कैथोड रे ट्यूब द डिस्टेंस ऑफ डैश इज मिनिमम फ्रॉम द फॉस्फोरस स्क्रीन, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब के अंदर जो डिस्टेंस है, ठीक है, किसका, एक्स प्लेट का जो है वो कब से कम रहता है, ठीक है, फ्रॉम द फॉस्फोरस स्क्रीन, ओके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास एक्स प्लेट, मतलब क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, ओके। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट का जो फॉस्फोरस स्क्रीन रहती है, ठीक है, इससे डिस्टेंस कम से कम रहता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सीआरटी ट्यूब के बारे में सारी जो डिटेल्स जानकारी है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जानी होगी, क्योंकि इसमें से कुछ भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द पावर एब्सॉर्ब बाय द 9 किलो ओम रेजिस्टेंस। ये 9 किलो ओम रेजिस्टेंस के द्वारा कितना पावर एब्सॉर्ब हो रहा है ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, इन द फॉलोइंग फिगर। तो सबसे पहले हमें इसमें से कितना पावर एब्सॉर्ब होना है उसके लिए हमें इसका करंट निकालना पड़ेगा, आई, ठीक है। आई ए हम लोग निकाल सकते हैं, आई ए करंट डिवीजन रूल से हम लोग निकाल सकते हैं। इन 6 किलो ओम्स और 12 किलो ओम्स का एडिशन हो जाएगा। रेजिस्टेंस हम लोग वोल्टेज करंट डिवीजन रूल से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास कितना है गाइस, ठीक है, 6 और 12 ये हो जाएगा हमारा 18। अगर देखिए अभी हमारे पास में 9 किलो ओम्स का करंट निकाला है, इसलिए हम लोग अपोजिट रेजिस्टेंस का एडिशन कर लेंगे। 18 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 27, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मेजर करंट कितना आ रहा है, ठीक है, मेन करंट कितना है हमारे पास 30 मिली एम्पियर, ओके। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाता है 20 मिली एम्पियर, ओके। आई का हमने वैल्यू निकाल लिया। अब आई का वैल्यू निकाल लेते तो हमारे पास जो डायरेक्ट है इसका जो पावर एब्सॉर्प्शन रहेगा वो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग आई स्क्वायर आर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आई स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 × 10⁻³ इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास में आर का वैल्यू कितना है 9 × 10⁻3, ओके, 9 × 10⁻3। तो इसका जो कंप्लीट आंसर आता है वो आता है हमारे पास में 3.6 वाट, ओके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। काफी सिंपल सा एक्सप्रेशन था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने पूछ लिए थे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन अ सिग्नल फ्लो ग्राफ डैश इज अ गेन अलोंग एनी पाथ फ्रॉम द इनपुट टू द आउटपुट नॉट पासिंग थ्रू एनी नोड मोर देन वंस, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड पाथ गेन, ठीक है। देखिए सिर्फ एक्सप्रेशन यहाँ पे पूछा गया, जो टर्मिनोलॉजीज होती है बेसिक टर्मिनोलॉजीज फॉरवर्ड पाथ गेन की वही बताई गई थी, और इन्होंने यह पूछ लिया कि फॉरवर्ड पाथ गेन जो है हमारा गेन रहता है अलोंग एनी पाथ फ्रॉम द इनपुट टू आउटपुट नॉट पासिंग थ्रू एनी नोड मोर देन वन। एक कोई भी नोड से एक से ज़्यादा बार पास नहीं होते उसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड पाथ गेन्स, ठीक है। SFG हम लोग जो निकालते हैं गाइस, ओके, उस तरीके से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is, as per the force voltage analogy, mass and viscous friction in a mechanical translation system are analogous to dash and dash in a electrical system respectively, ठीक है। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में जो मास और विस्कस फ्रिक्शन है मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम में वो किससे एनालॉगस है, इंडक्टेंस के बराबर, ठीक है। अभी हमारे पास में इंडक्टेंस दोनों ऑप्शंस में, ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए करेक्ट होगा या बी करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, मास एंड विस्कस फ्रिक्शन जो है, ठीक है, वो किससे रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा रेजिस्टेंस है, ओके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में जो होता है गाइस, वो फोर्स किसके एनालॉगस रहता है, वो वोल्टेज के बराबर रहता है। मास किसके एनालॉगस रहता है, वो इंडक्टर के बराबर रहता है। जो स्प्रिंग रहता है के से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1/c के बराबर रहता है, ठीक है। डैम्पर बी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस आर से। डिस्प्लेसमेंट जो रहता है वो हमारे चार्ज क्यू से रहता है, और वेलोसिटी ये मेजर इंपॉर्टेंट है, ये रिप्रेजेंट करता है करंट से, ओके। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और फोर्स करंट एनालॉजी भी रहती है, जिससे हमारा फोर्स का करंट एनालॉगस रहता है करंट, ठीक है। मास का कैपेसिटर, स्प्रिंग का 1/L, डैम्पर का 1/R, इस तरीके से। तो दोनों भी टेबल्स आपको ध्यान में रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
द रिजल्टेंट ट्रांजिएंट वोल्टेज विच अपीयर्स अक्रॉस द ब्रेकर कॉन्टैक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन इज नोन एज द, ये मैंने आपको काफ़ी बार बढ़ाया गई, और इसके लिए आपको जो हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो कोर्स है उसको आपको ज्वाइन करना होगा। उसमें आपको सारी चीज़ें इस तरीके से टर्मिनोलॉजीज पता चल जाएगी कि क्या रिकवरी वोल्टेज होता है, सोर्स वोल्टेज क्या होता है, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या है, रिस्टैकिंग वोल्टेज क्या है, और ये एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, रिजल्टल ट्रांजिएंट वोल्टेज विच अपीयर्स अक्रॉस द ब्रेकर कॉन्टैक्ट, ठीक है, एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन। ये पॉइंट जो रहता है ये इंपॉर्टेंट रहता है कि आर्क एक्सटेंशन के टाइम पे जो हमारे पास वोल्टेज अपीयर होता है, ठीक है, एट ब्रेकर कॉन्टैक्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का। ठीक है, ध्यान में रखना होगा आपको, रिकवरी वोल्टेज भी पता होना चाहिए, सोर्स वोल्टेज भी पता होना चाहिए, एक्टिव रिकवरी और रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज भी पता होना चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। ठीक है, इसमें से हमारा कौन सा एक डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया, वो है हमारे पास नॉइस। नॉइस इज नॉट अ डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। ओके, मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सिग्नल को हम लोग डिटर्मिनिस्टिक कब कहेंगे, जहाँ पे कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी विद रिस्पेक्ट टू उसके वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, नॉइस इज नॉट अ डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर अ ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट इज 100 टाइम्स द बेस करंट, फाइंड द बीटा डीसी। ठीक है, बीटा डीसी हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन का रिलेशन काफ़ी सिंपल है गाइस, यहाँ पे हालांकि वैल्यूज कितना बताई गई हमारे पास में, कलेक्टर करंट जो है 100 टाइम्स है बेस करंट से, दैट मीन्स आईसी जो है वो 100 गुना ज़्यादा है बेस करंट से। और हमारा जो इमीटर, देखिए कॉमन इमीटर का करंट गेन जो हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आईसी बाय आईबी। ओके, तो आईसी कितना है, 100 टाइम्स है। ठीक है, किसके बराबर, आईबी के बराबर, और आईबी तो हम लोग एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, आईबी से आईबी कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो बीटा डी से कितना आ जाएगा, 100। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, सिर्फ आपको एक्सप्रेशन पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कन्वेंशनल ऑसिलोस्कोप हैज अ बैंडविड्थ ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज, द राइज ऑफ द सीआरओ इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट। ठीक है, हमारे पास में जो बैंडविड्थ बताई गई है वो है हमारे पास में 100 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो राइज टाइम है वो हमें कैलकुलेट करना होगा, टी आर। ठीक है, किस तरीके से निकाल पाएंगे, टी आर इज इक्वल टू हमारे पास निकालना है तो हम लोग एक एक्सप्रेशन रहता है बेसिकली जो बैंडविड्थ का रहता है। ठीक है, बैंडविड्थ मतलब क्या होता है कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास में दो सिग्नल, ये जो सिग्नल है वो पास होता है। ठीक है, सीआरओ के लिए जो बैंडविड्थ रहती है, ठीक है, वो रहती है लेस देन 1 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन रहता है टी आर इंटू बैंडविड्थ इज इक्वल टू रहता है हमारा 0.35, इससे आपका इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो टी आर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, 0.35 डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कितना है हमारे पास में, 100 मेगाहर्ट्ज, 100 इंटू 10⁻⁶ करेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनता है गाइस 3.5 नैनोसेकंड बनता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉलोइंग सर्किट इज अ डैश क्लिपर। ठीक है, ये जो सर्किट बताया गया, मैंने अभी एक आपको क्वेश्चन शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपको डायरेक्टली सर्किट बता, वो चॉपर का क्वेश्चन था, उसके अंदर हमने बताया था कि जो सर्किट्स आपको बताए जाते हैं और उसके रिलेटेड आपको उस कौन सा सर्किट किससे रिलेट करता है, ये आपको एज एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है क्वेश्चन। तो ये सेम यहाँ पे आपको पूछा गया कि हमारे पास में सर्किट बताया गया कि, लेकिन और यहाँ पे पूछा गया कि ये कौन सा सर्किट है, कौन सा क्लिपर है बेसिकली। ठीक है, तो ये शंट पॉजिटिव क्लिपर है। ठीक है, इसकी जो डायोड की पोजीशन है हम लोग इससे पता कर सकते हैं। ओके, ये हमारा शंट पॉजिटिव क्लिपर है गाइस। अब ये शंट पॉजिटिव क्लिपर क्यों है कि अगर हमारा एक मान लो एक हमने इनपुट दिया, ठीक है, तो होगा क्या कि फॉरवर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा डायोड कंडक्ट करेगा तो कंप्लीटली हमारा बैक थ्रू हो जाएगा। ठीक है, बट लेकिन जब भी हमारे पास में यहाँ पे पोलैरिटी चेंज होती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास रिवर्स बायस, तो कंप्लीटली हमारे पास में आउटपुट में वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो इनिशियल यह 90 डिग्री तक हमारे पास में जो है कोई भी साइकिल पे हमारा कोई भी आउटपुट नहीं है, लेकिन हमारे पास इस नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, 90 से लेकर 180 तक के जो हमारे पास हाफ साइकिल है उसके लिए हमें आउटपुट देखने को मिला। इसलिए क्या कर रहा है, ये जो पॉजिटिव पोर्शन है इसको क्लिप कर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे शंट पॉजिटिव। Next question is, a continuous time signal is said to be a periodic if x of t is equals to x of t plus t naught. Here t naught is called as, ठीक है, इसको t naught को क्या हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल है गाइस, फंडामेंटल पीरियड कहते हैं उसको। ठीक है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इज सेड टू बी पीरियोडिक अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को हम लोग पीरियोडिक कब कहेंगे, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, सिर्फ ये टर्म की वैल्यू पूछी उन्होंने। ठीक है, टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल पीरियड गाइस। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पूछा गया इस ऑप्शंस में से। ठीक है, वही हमारे पास में न्यूक्लियर। ठीक है, यह नॉन रिन्यूएबल नहीं है, हालांकि सोलर आता है, बायोमास आता है, जियोथर्मल, दीज आर द काइंड ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, दीज आर द काइंड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज।
Next question is properly shunted center zero galvanometer is connected in the rotor circuit of a 6-pole 50 Hz wound rotor induction motor. If the galvanometer makes a 90 complete oscillation in 1 minute, calculate the rotor speed. ठीक है, एक प्रॉपर्ली शंटेड सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर है, हमने कनेक्ट करके रखा है रोटर सर्किट में 6 पोल 50 हर्ट्ज पाउंड रोटर इंडक्शन मोटर के साथ में. अगर हमारा गैल्वेनोमीटर 90 कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है 1 मिनट के अंदर, तो हमारी रोटर की स्पीड कितनी होगी ये हमें पूछा गया. इसकी सबसे पहले हमने एनएस का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो हम लोग निकाल पाएंगे 120 इंटू एफ बाई पी. इस फॉर्मूला से 120 इंटू एफ कितना है हमारे पास में, वो है हमारे पास 50 डिवाइड बाई पी, पी विच इज़ 6 पोल गिवन. ठीक है, इसका वैल्यू आएगा 1000 आरपीएम. सिंपल है, 220 इंटू 50 विल बी 1000 आरपीएम. अब देखिए एफ आर कितना हो जाएगा इस केस में, वो आएगा हमारा 90 डिवाइड बाय 60 विच इज़ 1.5 हर्ट्ज. ओके, क्योंकि एफ आर जो रहता है वो किसके बराबर रहता है, स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी. ओके, तो इससे हम लोग जो है स्लिप का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एफ आर है हमारे पास 1.5. ओके, और स्लिप का हम लोग निकालेंगे एस इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना है 50. ठीक है, तो एस का जो वैल्यू बनेगा एस विल बी इक्वल्स टू 0.03. ठीक है, ये आ गया हमारे पास स्लिप का वैल्यू. तो हम लोग आसानी से रोटर का स्पीड निकाल सकते हैं. अगर ये हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड है, इसको हम लोग 0.03, ठीक है, 1 माइनस 0.03 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास में जो रोटर स्पीड इसकी आ जाएगी, जो क्या आएगी 970 आरपीएम. ठीक है, 3% आप डायरेक्टली माइनस कर देना इस पे से 1000 में से. तो ठीक है, तो हमारा 30 अगर हम लोग माइनस करते हैं इसमें से, तो हमारे पास जो 970 आरपीएम इसका स्पीड आ जाएगा. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. Next question is a single phase full bridge rectifier has a supply voltage of 100 volt DC. What will be the peak reverse blocking voltage of each thyristor? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो PIV रहता है, PIV is twice of VM. ठीक है, तो twice of VM कितना हो जाएगा. ठीक है, ये जो twice of VM वाला जो कॉन्सेप्ट है गाइस, ये रहेगा हमारे पास सेंटर टाइप रेक्टिफायर के लिए. लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे मैंने जानबूझ के इस फॉर्मूला आपको मैंने बताया कि ये जो फॉर्मूला रहता है, ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है हमारे पास सेंटर टाइप रेक्टिफायर के लिए. लेकिन अभी हमारे पास क्या बोला गया है, सिंगल फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर के लिए बोला गया है. ठीक है, तो वहाँ पे जो PIV रहता है, PIV वो किसके बराबर रहता है, VM के बराबर रहता है. इट इज़ रिलेटेड टू द VM. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे जो PIV रहेगा वो रहेगा हमारे पास 100 वोल्ट, ना कि 200 वोल्ट. ये ऑप्शन गलत आ जाएगा. अगर हमारे पास सेंटर टाइप रहता था तो हम लोग यहाँ पे PIV इज टू 2VM ये फॉर्मूला लगा सकते. ठीक है, इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन पूछे जा सकते, क्वेश्चन पूछे जा सकते थे. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. Next question is a 220 volt DC shunt motor runs at a 630 rpm when the armature current is 50 ampere. Find the speed of a torque. ठीक है, find the speed if the torque is double. Assume the armature resistance is 0.2 ohms. ठीक है, अगर 220 volt DC shunt motor जो रन हो रहा है 630 rpm पे, जहाँ पे आर्मेचर करंट 50 एम्पियर हमें बताया गया, हमें पूछा गया फाइंड द स्पीड. अगर टॉर्क हमने डबल कर दिया, हमें आर्मेचर रेजिस्टेंस जो बताया गया वो है हमारे पास 0.2 ohms. ओके, तो हम लोग ये जो उसका जो वैल्यू है गाइस, इसको रेशियो से भी निकाल सकते हैं बेसिकली. ठीक है, that means E1 by E2 is equals to N1 by N2. ओके, तो हम लोग इसका क्या पूछा गया, ठीक है, इसका स्पीड. ठीक है, अगर हमारा टॉर्क डबल हो जाता है, ठीक है, अगर टॉर्क डबल हो जाता है तो आर्मेचर करंट भी डबल हो जाता है. ओके, तो हम लोग E1 का एक वैल्यू निकाल सकते हैं, EMF 1 का. वो कितना हो जाएगा गाइस, 220 डिसीजन मोटर है इसलिए हम 220 माइनस IA इंटू RA. ठीक है, यहाँ पे कितना आर्मेचर करंट 50 है मल्टीप्लाइड बाय 0.2. इसका वैल्यू कितना बनेगा E1 का 210 वोल्ट. ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर टॉर्क डबल हुआ तो आर्मेचर करंट भी डबल होगा. इस केस में हमारे पास में आर्मेचर करंट जो है, ठीक है, ये भी डबल हो जाएगा हमारा. ठीक है, इसको हम लोग डबल कर सकते हैं वैल्यू का. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो E2 का वैल्यू बनेगा वो रहेगा हमारा 220 वोल्ट, सॉरी 200 वोल्ट. ओके, E2 का वैल्यू बना हमारा 200 वोल्ट. इससे हम लोग डायरेक्टली N2 का वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, दैट मीन्स E1 का वैल्यू कितना था हमारे पास 210, E2 का वैल्यू कितना है 200. ठीक है, इज इक्वल टू 630. ठीक है, N1 का वैल्यू हमारे पास 630 आरपीएम है, डिवाइड हम लोग करेंगे N2 से. ठीक है, तो N2 का वैल्यू कितना आएगा हमारा 600 आरपीएम. सिंपल है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. देखिए, इससे लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है डीसी मोटर का, वो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग K phi IA से. ठीक है, टॉर्क. ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट एज वेल.
Next question is, in 8085 microprocessor, when the push instruction is executed, the stack pointer register is dash, and when the pop instruction is executed, the stack pointer is dash respectively. जब भी 8085 माइक्रोप्रोसेसर के अंदर पुश इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट की जाती है तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर जो है वो डिक्रीमेंट होता है, किसके कितना 2 से डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। और पॉप इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होती है तो स्टैक पॉइंटर किससे इंक्रीमेंट होता है, वो भी हमारा 2 से इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, वाइस वर्सा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुश और पॉप कमांड आपको पता होना जरूरी है। ये थोड़ा सा माइक्रोप्रोसेसर का पोर्शन में चला जाता है, हालांकि हमने 8085 माइक्रोप्रोसेसर के ऊपर एक सेशन ऑलरेडी लेके रखा है, लेकिन हम लोग उसमें एक और एडिशन लेके आएंगे कि इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उसको क्या मीनिंग रहता है, ये वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर एन यू ऑफ माइनस एन, ठीक है। इसका हमें जेड ट्रांसफॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ पे एक्स ऑफ एन कितना है हमारे पास में 1/2 टू द पावर एन मल्टीप्लाइड बाई यू इंटू यू ऑफ माइनस एन, ओके। तो ए का वैल्यू कितना है हमारे पास में 1/2 है, करेक्ट। तो एक्स ऑफ कैपिटल एक्स ऑफ जेड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1/1 माइनस जेड बाय 1/2, ठीक है। इसका फर्दर एक्सप्रेशन आता है 1/1 माइनस 2z, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा इसका करेक्ट एक्सप्रेशन, ओके। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट बिलोंग टू थायरिस्टर फैमिली। इसमें से कौन सा थायरिस्टर फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, वो आता है हमारा यूजेटी गाइस, ठीक है। यूजेटी इसका हम लोग करेक्ट आंसर मार्क कर पाएंगे, ठीक है। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ मैग्नेटिक सर्किट द रेशियो ऑफ फ्लक्स टू एमएमएफ रिप्रेजेंट, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट में रेशियो जो रहता है फ्लक्स टू एमएमएफ, वो हमें क्या बताता है, परमियंस गाइस, ठीक है। परमियंस किसके एनालॉगस होता है, ठीक है। और परमियंस किसके एनालॉगस होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या। और परमियंस किसका रेसिप्रोकल है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ Z11 फॉर द फॉलोइंग नेटवर्क। यहाँ पे Z11 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। जेड पैरामीटर, ये जो नेटवर्क निकालना पड़ेगा हमें। ये कौन सा नेटवर्क है, टी नेटवर्क है, ओके। इसका Z11 का वैल्यू हमें निकालना है डायरेक्टली, इंडिविजुअली हमने बोला गया है। तो इसका Z पैरामीटर क्या होता है, ये तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। Z पैरामीटर होता है हमारा ZA प्लस ZC, यहाँ पे आता है ZC, यहाँ पे आता है ZC, ZB प्लस ZC, ओके। तो देखिए यहाँ पे हम लोग किस तरीके से वैल्यू निकालेंगे, ZA प्लस ZC, ये आ जाएगा हमारा 16 प्लस ये कितना है हमारे पास ZC 12, ठीक है। ZC कितना है हमारे पास में 12, ठीक है। ZC हमारे पास में 12, ZB प्लस ZC, ठीक है। ZB हमारे पास में कितना है गाइस 0 प्लस ZC हमारे पास में, ओके। ZB जो है ये है हमारे पास में 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, 0 है। प्लस ZC का वैल्यू कितना है हमारे पास में, अगेन 12, ओके। तो इसका जो वैल्यू बनेगा 16 प्लस 12 विल बिकम 28, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 12 यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट एक्सप्रेशन रहेगा हमारा 28, ओके, ठीक है। ये होता है हमारे पास Z11, ये टर्मिनोलॉजी ZA प्लस ZC का हमने डायरेक्टली एडिशन भी करके रखा, तो भी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ सकता था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्रिटिकल पॉइंट -1 J0 इज मैप टू डैश ऑन द निकोलस चार्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है गाइस, ठीक है, ये -1 J0 ये मैप कहाँ पे किया जाता है, 0 डेसिबल -180 डिग्री पे, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली हमारी जो स्टेबिलिटी रहती है या फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अगर हम निकालते क्लोज लूप, ठीक है, क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम का, उसके लिए हम लोग निकालते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ 2 kΩ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 10 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम बाय द रेजिस्टर, ठीक है। एक 2 kΩ का रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट करके रखा है 10 वोल्ट की बैटरी के साथ में, तो हमारा कितना रेजिस्टर द्वारा पावर कंज्यूम होगा ये हमें निकालना है। हम लोग इसको निकाल सकते हैं V² से, ठीक है। V कितना है, V² कितना है हमारे पास में 10² डिवाइड बाय R, 2 kΩ 2 × 10⁻3, ठीक है। इसका हम लोग पावर निकाल सकते हैं 50 मिलीवाट इसका पावर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे करेंगे 10² 100, ठीक है, डिवाइड बाय 2 × 10⁻³ लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 50 टू 10⁻³ कितना हो जाएगा 50 मिलीवाट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आउटपुट वोल्टेज वेव शेप ऑफ अ बेसिक सीरीज इन्वर्टर इज व्हाट, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज वेव शेप ऑफ अ बेसिक सीरीज इन्वर्टर इज डिसकंटिन्यूस साइन वेव, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आउटपुट वोल्टेज वेव शेप पूछा गया बेसिक सीरीज इन्वर्टर का, ओके। बेसिक सीरीज इन्वर्टर का एक डिसकंटिन्यूस साइन वेव करे तरीके से हमारे पास आउटपुट वोल्टेज मिलता है।
विद द हेल्प ऑफ डैश द सरफेस इंटीग्रल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, हमारा जो सरफेस इंटीग्रल है उसको हम लोग कन्वर्ट करके सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल में, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सवेल्स ब्रिज इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डैश, ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल है। मैक्सवेल ब्रिज हम लोग किसके लिए मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, इंडक्टेंस फॉर हैविंग अ क्यू फैक्टर। अब देखिए इसमें मैंने आपको ये टेबल भी बताया था कि क्यू फैक्टर भी उसमें इंक्लूड होता है आजकल, तो क्यू फैक्टर कितना उसका जो रेंज रहता है वो रहता है 1 से लेकर 10 तक, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 के बीच में 1 से लेकर 10 तक की अगर रेंज करता है तो वो हम लोग उसके लिए मैक्सवेल ब्रिज जो है यूज करते हैं, किसके मेजरमेंट के लिए, इंडक्टेंस के मेजरमेंट के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the coefficient of coupling for two coils having L1 is equals to 2 Henry and L2 is equals to 8 Henry and M is म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास में 4 हेनरी का। तो हम लोग काफ़ी सिंपल है, इससे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के को किस तरीके से निकालते हैं, M अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2, ठीक है। M का वैल्यू कितना है हमारे पास 4 है, ठीक है, अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2 2 इंटू 8 विच इज 16, ठीक है, तो 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 विल बी व्हाट 4, ठीक है, 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीसी मोटर द डिफरेंस बिटवीन आर्मेचर टॉर्क एंड शाफ्ट टॉर्क इज कॉल्ड डैश एंड इट इज ड्यू टू, जो डिफरेंस रहता है बिटवीन आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क वो रहता है हमारे पास लॉस टॉर्क, और उसी को वो किसके द्वारा रहता है, ड्यू टू आयन एंड फ्रिक्शनल लॉसेस, आयन और फ्रिक्शन लॉसेस के द्वारा ही हमारे पास में लॉस टॉर्क का एक डेफिनेशन आता है, क्योंकि वो आर्मेचर टॉर्क जो रहता है और शाफ्ट टॉर्क जहाँ पे हमारे पास में शाफ्ट टॉर्क अवेलेबल रहता है, ठीक है, और जो आर्मेचर टॉर्क में डेवलप होता है, इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन और आयन लॉसेस के कारण ही हमारे पास इतना जो टॉर्क है वो लॉस में चला जाता है, उसको हम लोग कहते हैं लॉस्ट टॉर्क, ओके। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द फॉल्ट एनालिसिस LL फॉल्ट इज डैश फॉल्ट एंड LLG फॉल्ट इज डैश फॉल्ट। देखिए LL फॉल्ट जो है वो आता है हमारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर, और LLG जो आता है वो सिमेट्रिकल, दैट मीन्स तीनों भी जो फेजेस है, ठीक है, तीनों भी फेजेस है ग्राउंड के साथ में हमारे पास फॉल्ट में आ जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल, और असिमेट्रिकल में आता है LL फॉल्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is for a three-phase semi-converter, the firing angle of a thyristor is 90 degree. If the freewheeling diode will be conduct for a period of, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अगर हमारे पास 3-phase सेमी कन्वर्टर है, फायरिंग एंगल जो थायरिस्टर का वो 90 डिग्री होने के बाद हमारा जो फ्रीव्हीलिंग डायोड रहेगा वो कंडक्ट करेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डिग्री। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। देखिए कंडक्शन पीरियड, देखिए अल्फा हमारे पास में गिवन है 90 डिग्री का, ओके, तो हमारे पास में जो कंडक्शन पीरियड रहेगा वो रहेगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि डिसकंटिन्यूस मोड ऑफ ऑपरेशन में जो फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट होता है वो अल्फा माइनस 60 डिग्री के लिए कंडक्ट होता है। तो अल्फा हमारे पास में 90 डिग्री आ गया, माइनस 60 डिग्री, इसका जो वैल्यू बनेगा ये बनेगा हमारा 30 डिग्री, ओके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बाय डायरेक्शनल, इसमें से कौन सा डिवाइस बाय डायरेक्शनल है, ठीक है, वो हमारे पास डायक का है, ठीक है। मुझे बताइए डायक और ट्रायक में क्या रहता है, सिर्फ डिफरेंस रहता है हमारे पास में गेट का, सिंपल है, गेट ये जो डायक है, ठीक है, ये है हमारा एक बाय डायरेक्शनल डिवाइस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्निक द ट्रिगरिंग ऑफ अ वन SCR कम्यूटेट्स द ऑलरेडी कंडक्टिंग SCR एंड वाइस वर्सा, ठीक है, कौन से कम्यूटेशन टेक्निक में हमारा जो ट्रिगरिंग रहता है एक SCR का कम्यूटेट करता है ऑलरेडी कंडक्टिंग SCR और उसके वाइस वर्सा, दैट मीन्स एक दूसरे का अपोजिट, ओके, तो वो है हमारे पास क्लास C कम्यूटेशन के अंदर, और इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन गाइस। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग व्हेन द अनग्राउंडेड केबल्स आर कंपेयर्ड विद द ओवरहेड लाइंस, ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग गलत है जब हमारा अंडरग्राउंड केबल जो है कंपेयर किया जाता है ओवरहेड लाइंस के साथ में, ठीक है। द इरेक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ओवरहेड लाइंस इज मच हायर, ठीक है, ये हालांकि उल्टा हो जाएगा, ठीक है, जो इरेक्शन कॉस्ट रहती है अंडरग्राउंड की, ठीक है, दैट मीन जो हमारे पास में कॉस्ट रहती है अंडरग्राउंड केबल की वो ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू द ओवरहेड, ठीक है, बट यहाँ पे उल्टा बोला गया इरेक्शन कॉस्ट ऑफ ओवरहेड लाइंस इज मच हायर, ठीक है, इसमें से रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। कंडक्टर इन ओवरहेड लाइंस आर लेस एक्सपेंसिव, करेक्ट है। अंडरग्राउंड केबल्स गिव अ ग्रेटर सेफ्टी टू द पब्लिक, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सेफ्टी के मामले में हमारा अंडरग्राउंड केबल ज़्यादा सेफ रहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए ओवरहेड लाइन्स ही यूज़ की जाती है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी इसका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये थे गाइस हमारे 85 क्वेश्चन जो HPCL के एग्जामिनेशन रिसेंटली पूछे गए थे प्रीवियसली। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे दोनों भी एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को डाउनलोड करिएगा। उसके लिए
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहिएगा सो दैट आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। कोई भी रिक्वायरमेंट रहती है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे।